check it. हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि पहली बात कि सेगमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कैसे करते हैं और उसको करने के क्या क्या चीज़ें होती है, ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को आप लोग पता होगा, पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रेगुलर एक ही बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे लास्ट में रहेगा वो ये है कि हेजिंग कैसे होती है, हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि अगर मैं सेगमेंट के बारे में जानने की कोशिश करूं कि सेगमेंट इस मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब कितने तरह के सेगमेंट है जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसका नेचर क्या होता है। बेसिकली सेगमेंट तो सभी जान रहे हैं, बट उसका नेचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे बेसिक जिसमें बोलता हूं कि अगर कोई बिगनर है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको भी पता है कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ होता है और कैसे लगाते हैं। तो वो शेयर मार्केट में सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होता है? इक्विटी। इक्विटी को हम इक्विटी कैश भी बोलते हैं, कैश भी बोलो तो भी वही है, इक्विटी बोलो तो भी वही है। मतलब बेसिकली अगर हम समझें तो किसी भी कंपनी का अगर आप उसको इक्विटी खरीदते हैं, अगर इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो सीधा-सीधा ये है कि आप उस कंपनी का एक ओनरशिप लेते हैं। पर कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है कि ओनरशिप सबको ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने किसी का शेयर खरीदा और वो मैं उसका कंपनी का ओनरशिप ले लिया, मतलब मैं उस कंपनी का क्या हो गया, एक मैं वोटर लिस्ट में जो उसकी जो वोटिंग राइट्स होती है, वो मेरे पास आ गई है और मैं उस कंपनी का डिसीज़न ले सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा कि कब एक एक इंसान कब किसी किसी कंपनी का जब वो बाय करता है, तो कब वो उस कंपनी का एक जो होता है कि आप उसमें वोटिंग करने के राइट्स आपको मिले हैं कि नहीं, में आप बेसिकली ओनरशिप आपको मिली है कि नहीं मिली है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जब बाय आप करते हैं, जब आज सपोज कि अभी आपने खरीदा किसी भी कंपनी शेयर को, तो आज आप नहीं बनते हो, आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपका नेचर वही है, आप वही नेचर है कि आप उसमें ओनरशिप आप लोगे क्योंकि आपने इक्विटी में किया है। पर आपको उसमें डिलीवरी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिलीवरी नहीं लेंगे, वो बेसिकली शेयर आपके आपके नाम से ट्रांसफ़र अभी हुआ नहीं है। तो जब तक ये ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, तब तक आपका वो आप उस कंपनी का सही तरीके से आप वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं। वोटर लिस्ट मतलब वो जिसमें वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, वोटिंग भी सभी नहीं करते हैं, उसका क्राइटेरिया भी अलग है। पर हाँ, आप एक मोटा-मोटी अगर आप समझ लें, तो उस कंपनी का मालिकाना हक, मतलब जिसको बोलते हैं ना शेयर होल्डर मतलब शेयर को होल्ड करने वाला, जो आप उसका एक तरह से ओनरशिप आप ले लेते हो। तो आपको होल्ड वो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो ये तो आपका नेचर पे है कि अगर आप उसको डिलीवरी कब मिलती है, आपको सिंपल सा पता है कि आप उसको होल्ड कर लेते हैं। T+1 में आपको हो जाता है वो। मतलब आज अगर आपने T+1 का मीनिंग यही होता है कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया उसका नेक्स्ट वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे में 1 है तो 1 वर्किंग डे, 2 है तो 2 वर्किंग डे। पहले T+2 आता था, पहले T+2 चलता था, अभी T+1 चल रहा है। तो ठीक है, आप उसको जैसे आप लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उस कंपनी का क्या होते हैं, ओनरशिप हो जाते हैं, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो जब भी कभी कंपनी, अगर सपोज कि आज आपने शेयर बाय किया है किसी भी कंपनी का और उसको आपने होल्ड करके रखा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप उस कंपनी क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। अब जब भी कंपनी 3 महीने में, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली, जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपको पता है, आप लोगों को मैंने वीडियो बना रखा है कि डिविडेंड किसको कहते हैं। डिविडेंड मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, और वो वही वही उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। तो शेयर होल्डर्स को, आप अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर उस टाइम पे हैं, तो आपको उस टाइम पे आपको एक डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जो भी वो डिसाइडेड होंगे, जितना वो कंपनी डिसाइड करेगी, उसके जितने भी मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें जितना भी जो डिसाइडेड होगा कि इतना, इस बार इतना प्रॉफिट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास जितना परसेंटेज का रहेगा, आपके पास जितना शेयर्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तो चलो हो गया कि इक्विटी में किस तरह से होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इक्विटी का नेचर कैसा होता है, इक्विटी में अगर आपको ट्रेड करना है, सपोज़ कि ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप किस-किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम इंट्राडे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इंट्राडे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि अगर मैं शेयर्स पे अगर बाय करता हूँ, तो सिर्फ़ बाय कर सकता हूँ, सेल नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? कि अगर आपको, जैसे सपोज़ कि कोई आपके पास शेयर है ही नहीं, मतलब बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ़ में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है, हम उसी को बेच सकते हैं। पर जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं अगर बेचने की बात करूँगा, तो एक क्वेश्चन उठ जाता है ना कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं बेचूँ कैसे? पर इसमें आप इसमें भी आप सेल कर सकते हैं बिना आपके पास शेयर के।
मतलब आपके पास अगर नहीं है ना शेयर तो उसको भी बेचना चाहो तो बेच सकते हैं, पर उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो आपको फॉलो करने रहेंगे। तो वो मैं आपको अलग से बताऊँगा, जिसमें हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि शॉर्ट सेलिंग के कितने सारे रूल्स होते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर आपने ये ब्रेक किया तो ये हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं, एक लंबा एक प्रोसेस होता है उसमें। अगर वो सारी चीज़ें अगर आप अभी बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी सिंपल बताता हूँ कि पहले तो ये जान लीजिए कि शॉर्ट सेलिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैश में हो सकती है, बाकी सभी में हो सकती है। बाकी सब में तो होती ही है, कैश में भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग। तो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हैं आप इसको। इंट्राडे मतलब आज खरीदा, आज बेचा, आप कर सकते हैं। बीटीएसटी कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, बिल्कुल कर सकते हैं। एसटीबीटी कर सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, पहले बेच दिया मैंने आज और कल इसको खरीद लिया। अच्छा, सेल टू एसटीबीटी या बीटीएसटी तभी कहलाएगा जब उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में ही आप उसको कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो अगर आप नेक्स्ट वाले में करेंगे तो ही वो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कहलाएगा। बीटीएसटी कब कहलाएगा? जब पहले बाय करूँगा बाद में सेल करूँगा। एसटीबीटी कब कहलाएगा? जब पहले सेल करूँगा और बाद में उसको बाय करूँगा। तो ये समझ में आ गया। इंट्राडे कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, एसटीबीटी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, स्पेक्युलेशन भी ट्रेडिंग जो होती है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन-कौन से हैं, तो सारे कंपनी के शेयर हैं। जितने भी शेयर्स हैं वो सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी। चाहे वो किसी भी कंपनी का शेयर्स हो, रिलायंस का हो, जियो का हो, किसी भी तरह का, चाहे वो एसबीआई का हो, बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, सारे शेयर्स हैं। उसमें आप सभी में आप बाय सेल कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप किस तरह का नेचर देख रहे हैं, आपको किसमें आपका मतलब आपको जो देखने का परसेप्शन है ना कि हाँ चलो ये शेयर्स है जो बढ़ सकती है, घट सकती है, तो आप उसी में लगाएँगे। पर हाँ, सारे सेगमेंट में कर सकते, सारे शेयर्स में कर सकते हैं। आपका नेचर मैंने बता दिया कि आप इसको इंट्राडे, लॉन्ग टर्म ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि होल्डिंग में, अगर सेटलमेंट और होल्डिंग की बात करूँ, तो होल्डिंग आपको पता है कि होल्डिंग आप इसको कब तक कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि किसी भी शेयर्स कंपनी का शेयर्स अगर मैं बाय करता हूँ, तो मैक्सिमम इसको कितने दिनों तक मैं होल्ड कर सकता हूँ? तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम मतलब लाइफ टाइम। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है लाइफ मतलब किसकी? जो बाय कर रहा है उसकी या किसकी? तो जो जो खरीद रहा है उसकी लाइफ टाइम नहीं। वो आप अगर नहीं होते हैं तो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होता जाता है। पर उसकी लाइफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका नॉमिनी होता है उसको ट्रांसफ़र होता रहता है। पर इसकी बात कर रहा हूँ कि जिस कंपनी का शेयर्स आपने बाय किया है, कंपनी जब तक है, वो जब तक कंपनी एस्टेब्लिश है, तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। सपोज़ कि अगर वो कंपनी 100 साल है, 200 साल है, तो आप तब तक होल्ड करके रख सकते हैं, पहला शर्त। दूसरा, आपको लॉस पूरा नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। 2 ही कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है बेसिकली। अगर कंपनी, अगर पहला तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है, जो सबसे पहले होता है वो ये कि आप उसको पहले निकाल लेते हैं, तो जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको एग्ज़िट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है। पैसे का नहीं होने का रीज़न ये है कि मैंने कोई चीज़ अगर 1000 में खरीदी थी, जो मैंने इन्वेस्टमेंट 1000 लगाया था। अब उसमें लॉस होते 1000 के आस-पास चला गया। लॉस ही हो रहा है बस, 1000 के आस-पास। जब मेरे पास फंड ही नहीं बचेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। 2 क तरीका हो गया। तीसरा ये हो गया कि कंपनी अगर वो है ही नहीं, एस्टेब्लिश नहीं है, या तो वाइंड अप हो गई या किसी भी तरह का स्ट्रिक्टली अगर उसको वाइंड अप कर दिया गया है, या जो भी रीज़न रहा होगा, अगर वो कंपनी नहीं एग्ज़िस्टिंग नहीं कर रही है, मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज में एग्ज़िस्टिंग नहीं कर रही है, एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, वहाँ से एग्ज़िट हो गया, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे शेयर एग्ज़िट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो आपको लाइफ़ टाइम तक होल्ड करके रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ सेटलमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया कि T+1 चल रहा है। पहले ये T+2 था, अब ये T+1 है। T+1 मतलब जिस दिन ट्रेडिंग किया उसके नेक्स्ट वर्किंग डे, उस दिन में आपको ये सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर आज आप बाय करते हो तो कल के बाद आप उसको कंपनी के शेयर होल्डर्स में आ जाते हो। तो ये आपका हो गया। दूसरा, अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, अब ये दूसरे सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, रीज़न क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सबसे ज़्यादा इसी में काम करते हैं। वो ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का बेसिकली जो सेगमेंट्स है वो 2 ही चीज़ें होती हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। कैश में भी हो सकता है, मतलब इक्विटी में जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक वाले जितने शेयर्स हैं, इसमें भी हो सकता है। इसके फ्यूचर ऑप्शन का आप काम कर लो, स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन जिसको कहते हैं। उसी तरह से एक सेगमेंट होता है जिसमें हम इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे काम किया जाता है, मैं सबसे ज़्यादा उनकी बात कर रहा हूँ जिनके इन्वेस्टमेंट कम है और जो चाहते हैं कि तुरंत मूवमेंट मिले।
फ्लैक्चुएशन सबसे ज़्यादा हो, देखो कुछ लोग फ्लैक्चुएशन से डरते हैं, जिनको नॉलेज कम होती है, बट जिनको नॉलेज होता है वो हमेशा इंतज़ार करते हैं फ्लैक्चुएशन का। जितना ज़्यादा मूवमेंट, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, उतना अच्छा आप उस मार्केट में काम कर सकते हो। रीज़न कि अगर टेक्निकल कोई चार्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बन रहा है, वो टेक्निकल कोई ऐसे कैंडलस्टिक्स बन रही है जिसमें आपको लग रहा है कि ये बनने के बाद ये ऊपर या नीचे जा सकता है, तो वो बेनिफिट आप तभी उठा पाएँगे जब उसमें मूवमेंट रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बन रहा है मतलब बिल्कुल चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है कि वो पैटर्न प क्लियर पता है कि मुझे ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। जहाँ की ज़्यादातर आपके असम्पशन सही होते हैं। पर आपका सपोज़ कि बता रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर वो मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो धीरे-धीरे एक टाइम के बाद वो ऊपर तो नहीं जाएगा, पर उसका प्रीमियम गलते-गलते वो फिर वापस नीचे आ सकता है। तो बेसिकली आपका जो रिसर्च है, जिसमें आपने नॉलेज से उसको समझा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको हर किसी को चाहिए होता है जो इस मार्केट में एकदम फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, जिनको पता है कि मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, और वो डे टू डे मतलब इंट्राडे में ज़्यादा फोकस करते हैं। बेसिकली मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग मूवमेंट को इंतज़ार करते हैं कि मूवमेंट अगर हो, चाहे वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मूवमेंट होगा, आप उसमें कुछ निकालने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, आप निकाल पाओगे। तो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कौन होता है, फ्यूचर होता है और ऑप्शन होता है, दोनों चीज़ें होती है। अब इसके प्रोडक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? वो किसी भी तरह का हो सकता है, कैश कैश सेगमेंट में जो आपने ट्रेड कर रहे थे, वही इसमें भी हो सकता है, बट कैश में नहीं रहेगा, यहाँ पे फ्यूचर रहेगा। और फ्यूचर में एक डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस ये आता है कि फ्यूचर में जैसे डेरिवेटिव्स की बात करता हूँ, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, इसमें 2-3 चीज़ें तुरंत ऐड हो जाती है। वो पहला ये है कि इसमें आप इंडिविजुअल एक शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप कैश में चाहें तो किसी भी कंपनी का आप सिंगल एक शेयर भी बाय सेल कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम आप एक शेयर बाय सेल कर सकते हो। बट फ्यूचर ऑप्शन में जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, या कैश के अलावा, मैं ये ऐसा बोलूँ कि कैश के अलावा किसी भी सेगमेंट में आप सिंगल शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ पे एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा। लॉट मतलब बंच ऑफ शेयर्स। जैसे कि एक एक बंच बना देते हैं ना कि इतने का पैकेट ही बिकेगा। जैसे आप स्टेशनरी में जाते हैं और आपको एक पेन चाहिए होता है, तो आप पेन 2 तरीके से ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल, आपको कोई भी पेन पसंद आ रहा है, आप उस पेन को लिया आपने और आप इंडिविजुअल पेन को बाय करके चले गए। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें आपको पैकेट होता है, तो वो आपको क्लियर बोलते हैं कि सर आपको ये लेना है तो आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। तो आप अच्छा, पैकेट में ऐसा नहीं होता कि सारे पैकेट से, एक पेन का पैकेट है उसमें शायद हो सकता है 5 हो, एक पेंसिल का पैकेट है हो सकता है उसमें 10 हो। तो पेन का पैकेट का जो पैकेट के अंदर में जो प्रोडक्ट है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, उसका उसी को बोलते हैं लॉट साइज़, मतलब जो पूरा पैकेट है उसको लॉट साइज़ बोलते हैं। बट जो अंदर का जो प्रोडक्ट है, कितना एक लॉट में कितना होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? जो उसको सेल करने वाला है, जो उसका ओनर है। वो जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि इसमें कितना होना चाहिए। तो अब इसी में एक और चीज़ क्लेरिफ़िकेशन मिल रहा है कि अगर मैं जिसकी बात करूँ कि अभी तक कन्फ्यूज़न ये होता है कि लॉट साइज़ पहली चीज़ की होती क्या है, तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि मतलब अभी जो आप सिंगल शेयर बाय सेल कर रहे थे, आप सिंगल नहीं, आपको एक गुच्छे में खरीदना पड़ेगा, एक बंच में खरीदना पड़ेगा। अब वो बंच कौन तैयार करके देगा कि कितना बंच, एक लॉट में कितना साइज़ होना चाहिए? क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर कंपनी का लॉट साइज़ अलग-अलग है। हर कंपनी का। रिलायंस का अलग मिलेगा, आपको एसबीआई का अलग मिलेगा, आपको एफएमसीजी का अलग मिलेगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सबका लॉट साइज़ अलग मिलेगा। इवन निफ्टी का अलग मिलेगा, बैंक निफ्टी का अलग मिलेगा। तो ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या किसी शेयर का, इसका कौन डिसाइड करेगा? जो उसका रियल ओनर है। मतलब एक तरह से प्रोमोटर इसको बोल सकते हैं कि वो प्रोमोटर है, कंपनी का प्रोमोटर है, जो उसका ओनर्स होते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लिस्टिंग करवाते हो, अपने कंपनी का जब शेयर्स को लिस्ट करवाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस टाइम उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और उस टाइम उसको अप्रूवल मिलता है कि आपके कंपनी का शेयर्स में कितने लॉट साइज़ रहेंगे, और वो जल्दी चेंज नहीं होता है, वो ना के बराबर है, चेंज नहीं होते हैं। आप ये मान के चलो कि वही रहेगा। तो सभी सेगमेंट्स का अलग-अलग लॉट साइज़ होता है। इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे कि एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है कि सपोज़ कि अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, तो रिलायंस का इक्विटी में कोई लॉट साइज़ नहीं होता है, वो इंडिविजुअल शेयर बाय सेल कर सकता हूँ। बट यही चीज़ अगर मैं फ्यूचर या ऑप्शन में करता हूँ, तो लॉट साइज़ होता है। अब लॉट साइज़ होता है तो एक चीज़ तो क्लियर होता है कि जितना लॉट साइज़ फ्यूचर में रहेगा, सेम एज़ इट इज़ उतने ही का लॉट साइज़ ऑप्शन में भी रहेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है कि फ्यूचर का लॉट साइज़ 25 का है और ऑप्शन का लॉट साइज़ 30 का है या 40 का है या 15 का है। आपको उतने का सेम मिलेगा। सेम ही लॉट साइज़ रहते हैं।
तो पहला चीज़ ये हो गया डिफरेंस कि इसमें लॉट साइज आ जाते हैं। दूसरा ये हो गया कि फ्यूचर और ऑप्शन का जब भी हम ज़िक्र करते हैं, जब भी बात करते हैं डेरिवेटिव्स का, उसमें हमेशा एक और चीज़ आ जाता है, वो होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी एकदम इंक्लूड हो जाता है कि इसमें ये आप इसको लाइफ टाइम तक होल्ड करके नहीं रह सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आप इसमें अगर किसी कंपनी का फ्यूचर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर का अपने शेयर को बाय किया है, आप उस कंपनी का एक्चुअल में ओनरशिप कभी नहीं होते हैं। आप उसका इक्विटी नहीं हो। आपको ओनरशिप कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो डिविडेंड्स मिलने वाले हैं, वो डिविडेंड आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही मतलब रहता है। तो बेसिकली ये चीज़ें डिफरेंस रहता है। अब इसमें और भी अगर मैं आगे जाऊँगा ऑप्शन में कि एक बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें एक्सपायरी तो ठीक है, लॉट साइज़ तो ठीक है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑप्शन को अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा तो आपको एक होता है ना कि मिक्सअप हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रोडक्ट कौन-कौन से होते हैं, वो किसी भी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, इंडेक्स में हो सकते हैं, इंडेक्स भी डेरिवेटिव्स हैं, उसके भी आप बाय सेल कर सकते हैं फ्यूचर में। ऑप्शन में भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूँ ना, इक्विटी और डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें डिफरेंस ये है कि इक्विटी सबसे लोवेस्ट रिस्क होता है, सबसे लो रिस्क होता है। अच्छा, किसी ने सब बोलते हैं कि लो रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, लो रिस्क कैसे होता है? मूवमेंट तो सब में दोनों में हो रही है, चीज़ें सब सेम ही एक तरह से देखो बाय सेल करने का पैटर्न एक ही है। तो लो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक होता है इंट्राडे और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें मतलब शॉर्ट टर्म या फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन के लिए करते हैं। तो जब भी आप इसको इंट्राडे करते हैं, तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं और ये ब्रोकर के ऊपर वैरी करेगा। ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपको लिमिट देते हैं। लिमिट कैसे देते हैं कि सपोज़ मेरे पास 10,000 है और 10 टाइम्स का लिमिट दे दिया। मतलब अब मैं जो उसका बाय कर सकता हूँ, जितने का माल खरीद सकता हूँ, कितने खरीद सकता हूँ? 1 लाख रुपए का। देखो अब उसने क्या किया, लिमिट दिया आपको, वो लालच देते हैं। ब्रोकर जो होते हैं, वो आपको लालच देते हैं। आपको लगता है कि वो आपको फ़ेवर में कर रहे हैं, बट फ़ेवर में नहीं है। वो लालच है आपको कि 10,000 का चीज़ आपके पास जेब में 10,000 है, तो आपको बोल दिया कि आप एक काम करो, क्रेडिट मैंने दे दिया 10 टाइम्स का, आप 1 लाख तक का माल खरीद लो, जो आपको पसंद आता है। 1 लाख में जो भी चीज़ आती है, आप उसको बाय सेल कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इस केस में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैंने सपोज़ कि 1 लाख का मैंने शेयर्स बाय सेल कर लिया, तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम अगर इस केस में अगर मुझे नुकसान होता है, तो मैक्सिमम कितने का होगा? 1 लाख का होगा, 10,000 का होगा या कितने का होगा? तो सीधी-सी जान लो कि आपको प्रॉफ़िट के टाइम पे वो हमेशा आपके साथ हैं, बट लॉस के केसेस में आपका मैक्स टू मैक्स आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, वो जो 10,000 उतने ही का हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आपको लॉस मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आपके जेब में पैसा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप चाहे पोज़ीशन को एग्ज़िट करें या ना करें, आपका जो ब्रोकर है, वो ऑटोमैटिकली आपकी पोज़ीशन को एग्ज़िट कर देगा। या फिर 90% जैसे आपका लॉस होने वाला होगा 90% आपके इन्वेस्टमेंट का, वो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आपको डालना, पॉपअप डालना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप अगर नहीं करते हैं, तो आपका पोज़ीशन को एग्ज़िट कर देगा। कभी भी आपका उस पैसे को पूरा लॉस होने नहीं देगा। तो ये चीज़ हो गया, इसीलिए आपका ये रिस्क कम है क्योंकि आपके पास जितना पैसे ही लगा नहीं सकते हैं। आपके पास जितना है उतने ही लगाएँगे तो रिस्क मिनिमाइज़ रहेगा। दूसरा, आप इसको लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। आज आपको लग रहा है कि आपको नहीं बेचना है, आपको ठीक है, अभी आपको मुझे लॉस हो रहा है, मैं वेट कर सकता हूँ। पर फ्यूचर ऑप्शन में आप नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑप्शन में मैक्सिमम आप एक्सपायरी तक ही वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। और अगर उससे ज़्यादा करते हैं, एक चीज़ें होता है, कैरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन होता है, अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बेनिफिट है। बेनिफिट वाले बेनिफिट उठाते हैं, बट नॉर्मल जो 1 लॉट 2 लॉट से काम करते हैं या फिर जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो भी स्टार्ट किए, उनके लिए वो चीज़ नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि कैरी फॉरवर्ड का नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, आपके लिए होता है, बट वो आपके काम का नहीं है। तो उसको छोड़ दो। मेन चीज़ रहता है कि उसमें एक्सपायरी होता है, तो मैक्सिमम आप उतने ही दिन तक होल्ड कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग है जो आपका फेवर में आना चाहिए मार्केट, वो उतने दिन के अंदर ही आना चाहिए। इसीलिए उसमें लॉस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें कम होता है कैश में। तो रिस्क की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे लो रिस्क किसमें होता है? कैश में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव में, ये मिड रिस्क है, मतलब हाई रिस्क है, सबसे हाई रिस्क है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होता है। तीसरा सेगमेंट जो होता है, 2 सेगमेंट हो गया कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव। अब तीसरा सेगमेंट हो गया कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटी में दोनों चीज़ें आ जा सकता है। कमोडिटी में आपको पता है कि एमसीएक्स भी आता है और एनसीडीएक्स भी आता है। एमसीएक्स में बेसिकली कौन-कौन से प्रोडक्ट आते हैं? तो नॉर्मल समझ लें, जितने भी मेटल्स हैं, जिस तरह के, जैसे कि
एनर्जी प्रोडक्ट हो गया, मेटल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, निकल और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? एमसीएक्स के अंदर। एनसीडीएक्स की बात करूँ मैं, तो इसमें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएँगे? एनसीडीएक्स में आएँगे। ये भी डेरिवेटिव सेगमेंट्स ही है, ये कमोडिटी कमोडिटी सेगमेंट है, ये भी एक तरह से डेरिवेटिव है, इसमें भी कोई शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं बनते हैं। तो इसमें भी आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें ऑप्शन में आ गया। अगर मैं एक टाइम की पहले की बात करूँ 2015-16 में, उस टाइम ऑप्शन नहीं हुआ करता था, पर अभी ऑप्शन में भी है, आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, इसके फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया कमोडिटी सेगमेंट। इसमें भी अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो मोस्टली कैश सेटलमेंट होता है। ये डिलीवरी के बेस्ड भी होता है कि डिलीवरी जब तक आपको लेना चाहे उसके हिसाब से होता है। डिलीवरी बेस्ड भी हो सकता है और यहाँ पे मोस्टली कैश सेटलमेंट भी होता है कि आपको उसी टाइम पे सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारी चीज़ें रूल्स होते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। पर अभी आप इतना समझ लें कि ये भी एक डेरिवेटिव सेगमेंट के जैसा ही काम करता है। 4th नंबर पे जो सेगमेंट आता है वो है करेंसी। करेंसी सेगमेंट आपको भी पता है जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स बोलते हैं या करेंसी डेरिवेटिव बोलते हैं, ये भी डेरिवेटिव्स ही है। अब करेंसी में आपको 2 चीज़ें होता है, एक तो आई फॉरेक्स होता है और एक तो डी फॉरेक्स होता है, 2 चीज़ें होती है। आई फॉरेक्स मतलब जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज होता है, और डी फॉरेक्स मतलब डोमेस्टिक, जो अपने इंडियन प्रोडक्ट है, उस पे कर सकते हैं। अगर डी फॉरेक्स में काम कर रहे हो तो बहुत सिंपल है, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है आप उससे काम कर सकते हैं। डी फॉरेक्स में बेसिकली जिसके बाद आईएनआर लगा हो, आईएनआर हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका आईएनआर है, तो आप यूएसडी आईएनआर कर सकते हो, आप यूरो कर सकते हो, आप जीबीपी हो सकता है उसमें कर सकते हो, या जेपीवाई होता है। इन 4 सेगमेंट बेसिकली 4 हैं, इसमें आप चारों में कोई भी काम कर सकते हो। इसमें भी सेम तरह से होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन टेस्ट, मतलब पूरा ये डेरिवेटिव्स है। इसमें भी अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो ये एक्सपायरी पे कैश सेटलमेंट हो सकता है। एक्सपायरी के टाइम पे इसमें भी सेम एक्सपायरी होती है। आप जब ट्रेड करेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर दिखेगा कि ये वाला जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो यहाँ पे यूएसडी ले रहा हूँ या फिर यूरो ले रहा हूँ, तो इसकी एक्सपायरी कौन-सी है वो आपको क्लियर पता रहेगा। तो उस टाइम तक आपका सेटलमेंट हो सकता है। ये 4 सेगमेंट तो आपको सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल है। 5वाँ सेगमेंट कौन-सा है? जो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है 5वां और छठा। 5वां सेगमेंट मेरा मानना है कि डेब्ट या फिर बॉन्ड। डेब्ट या बॉन्ड मार्केट जो होता है इसमें आप काम कर सकते हैं। अब डेब्ट और बॉन्ड जो होता है, सबसे पहली बात की अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो सबसे मिनिमम रिस्क होता है। रीज़न क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम होता है। डेब्ट की बात करूँ या फिर डेब्ट या फिर बॉन्ड्स की, ये फिक्स्ड इनकम है। इसमें जो इनकम है वो वैरी नहीं करेगा। आपको पहले से पता है कि मुझे अगर मैंने इसमें अगर बाय किया है तो मुझे कितने का रिटर्न मिलेगा और कब मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको पता रहेगा। इसके प्रोडक्ट कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इश्यू करती है वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो भी करते हैं। ट्रेज़री बिल्स होती है। यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड्स जो होता है, जो गोल्ड्स में अगर आप जो काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, या तो डेब्ट या फिर डेब्ट या फिर बॉन्ड्स, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ये वही कहलाते हैं। आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे फिक्स होता है, मतलब सबसे अगर मैं सेफ एंड साइड की बात करूँ तो सबसे सेफ है जहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। वो पहले से डिक्लेयर होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना क्या मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें मिलता है। दूसरा होता है कि रिटर्न का फिक्स होता है, सेफ होता है। रिस्क की बात करूँ सबसे लो रिस्क होता है। इक्विटी से भी कम रिस्क होता है। इक्विटी में भी ज़्यादा रिस्क है पर इसमें इक्विटी से भी सबसे कम रिस्क होता है। तो अगर मैं अभी बात करूँ कि सबसे कम रिस्क वाला सेगमेंट कौन-सा है, तो वो है डेब्ट या फिर बॉन्ड्स, इसको जो भी बोल लो आप। ये सबसे कम रिस्क वाला होता है। यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको? हमेशा इसको लंबे समय के लिए करना है। आप इसको 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं कर सकते। तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है इसको, और डाइवर्सिफ़िकेशन जब भी होता है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 5 सेगमेंट हो गया। 6 सेगमेंट की बात करता हूँ। छठा सेगमेंट। छठा सेगमेंट ये है, इसको बोनस सेगमेंट आप समझ लो इसको। ये है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप इसको भी ईटीएफ्स में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप ईटीएफ में यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं। वो इंट्राडे बेसिस पे आप बाय सेल कर सकते हैं, होल्डिंग बेसिस पे बाय सेल कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे बाय सेल कर सकते हैं। इसके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, एक इंडेक्स का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है,
ईटीएफ हो सकता है, REIT हो सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लें। रियल इस्टेट वाला जो होता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। इसका अगर नेचर की बात करूँ, ये कितने टाइम के लिए होता है, ये भी एक थोड़ा-सा लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसका जो फंड मैनेजर होता है, वो आप नहीं होते हैं, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, जो एक्सपर्टीज़ होते हैं इस मार्केट के, जिसको उसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर रखा गया है, जो उस कंपनी में काम करते हैं। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं अब चार्ट के हिसाब से थोड़ा-सा अगर समझने की बात करूँ, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेगमेंट का। तो सेगमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं? इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, डेब्ट एंड बॉन्ड्स, जो भी बोल लो आप उसको। और चौथा 6 नंबर क्या हो गया? म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, तो इक्विटी में क्या है? वो सारे शेयर्स में, जो भी इक्विटी शेयर्स में आप बाय करते हो उसको इक्विटी बोलते हैं। इसमें डिलीवरी में भी काम कर सकते हैं, इंट्राडे में काम कर सकते हैं। रिस्क की बात करूँ तो बहुत मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता नहीं इसमें कंपैरेटिवली डेरिवेटिव से। रिस्क तो है, डेरिवेटिव से कम है। अब अगर मैं कॉमन यूज़ में बात करूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डेरिवेटिव्स की मैं अगर बात करूँ, तो ये फ्यूचर ऑप्शन, दोनों में से कोई भी करें, वो दोनों डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं इसको नेचर की बात करूँ, तो ये लीवरेज ट्रेडिंग है। ये लीवरेज ट्रेडिंग के नेचर में आता है। रिस्क सबसे ज़्यादा है, हाई रिस्क में आता है। इसको आप हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, ये बात करेंगे अभी। कमोडिटी में अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी एमसीएक्स या एनसीडीएक्स सभी में कर सकते हैं। इसको ट्रेडिंग या हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। करेंसी की मैं बात करूँ, तो फॉरेक्स में आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों चीज़ें होती है। इसमें भी काम कर सकते हैं। डेब्ट बॉन्ड्स में ये सेफ है, ये फिक्स्ड इनकम है, इसका नेचर फिक्स्ड है। म्यूचुअल फंड के ईटीएफ की मैं बात करूँ, तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ग्रोथ के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में अभी तक आपने इंतज़ार किया है, वो ये है कि हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ। हेजिंग के बारे में बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा हेजिंग का मतलब ये होता है कि रिस्क को कम करना। अपने रिस्क को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब मीनिंग इसका समझते हैं कि हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग लॉस को, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है या लॉस चल रहा है या फिर आपको जो भी चीज़ चल रहा है, बेसिकली रिस्क कम करने के लिए हेज करते हैं। अगर रिस्क नहीं होगा, तो आप हेजिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है। रिस्क कब होता है? जब हमें लॉस हो रहा होता है। तो अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका पोजीशन रिस्की है, तो आप उसमें उसी के हिसाब से आपको क्या कर सकते हैं, जैसे रिस्क चल रहा है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसको प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से एंटीवायरस टाइप का, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल, छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने इक्विटी में कोई कंपनी का शेयर्स है जिसको आपने बाय कर रखा था और जो आपको एक अच्छा खासा लॉस हो रहा है। अब आपको पता है कि ये मार्केट नीचे जा सकता है, पर मैं उसको अभी, अगर उतना भी नीचे नहीं जाएगा कि मेरा पोजीशन पॉजिटिव में आ जाए, मतलब जो मुझे लॉस हो रही है वो पॉजिटिव में आ जाए, इतना भी नीचे नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, पर हाँ, इतना पता है, मैं मार्केट देख रहा हूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन जा सकता है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको उस रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, आप हेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। हेजिंग कैसे करेंगे? सेम कंपनी का शेयर्स है जिसमें आपने बाय किया है, जिसमें आपको लॉस हो रही है। आपने यहाँ पे बाय किया और अभी आपको प्रेडिक्ट ये हो रहा है कि वो नीचे जा सकता है। अब क्या करो, आप उसी का ऑप्शन में ट्रेड कर लो। ऑप्शन में प्रॉफ़िट कब होता है? जब मुझे मार्केट नीचे जाता है तो प्रॉफ़िट कब होता है? कौन सा ऑप्शन खरीदते हैं? पुट ऑप्शन। आपको क्या करना है, जो इक्विटी में लॉस हो रहा है, इक्विटी में जिसमें आपने बाय कर रखा है और उसमें लॉस हो रहा है, आप वही उसी कंपनी का, उसी शेयर्स का आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन आप बाय कर लो। अब होगा ये कि जैसे मार्केट डाउन जाएगा, आपका इक्विटी में तो लॉस होगा, पर पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये मैनेज हो जाएगा। तो अब आपका क्या हुआ कि जो मार्केट में अभी रिस्क है, फ्लक्चुएशन से जो आपको डर लग रहा है कि आप नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा और लॉस हो जाएगा, ये होगा, क्या करूँ, एग्जिट कर लूँ क्या, जिसका डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, तो उसकी जगह पे आप उसको होल्ड कर सकते हो, ये सोच के, ये देख के कि कोई बात नहीं, अगर डाउन जाएगा तो मुझे पता है डाउन जाएगा, तो मैं उसके बदले में आप सेम टाइम पे ये क्या कीजिए, आप उसको ऑप्शन में पुट ऑप्शन को बाय कर लें। पुट ऑप्शन को बाय करने से ये होगा, जैसे डाउन जाएगा, ये पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट दिखाएगा, इंक्रीज करेगा वो। और जैसे ये लो हो गया, ये तो ऑलरेडी लो जा रहा था, इसमें इंक्रीज हुआ। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से हो गया, अब यहाँ से बहुत डाउन जा चुका है, अब ये मार्केट ऊपर उठ सकता है। देखो, ये प्रिडिक्शन के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। क्या आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, किस तरह का आप सोचते हो, उसी के हिसाब से चलता है।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा ऊपर और पूरा नीचे कभी भी हो जाएगा। ये आपके बेसिस पे होता है, आपके सोच के ऊपर से, कि आपकी नॉलेज के हिसाब से कि कहाँ से आपको लग रहा है कि अब ये ऊपर जा सकता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो जो पुट ऑप्शन है उसका प्रॉफिट बुक करें, आप इसको होल्ड करें, ये आप इसको जाने दें, फिर जैसे ही जाएगा ये मिनिमाइज हो जाएगा, तब तक आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो बेसिकली हेजिंग क्या क्यों किया जाता है और कैसे होता है? हेजिंग आपका एग्जिस्टिंग शेयर्स में जिसमें आपको लॉस हो रहा है, जिसमें रिस्क है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सेम सेम टाइम पे आप सेम कंपनी का शेयर्स को दूसरे सेगमेंट में आप बाय कर लेते हो। अब दूसरे सेगमेंट में अगर मैं फ्यूचर में इसको बाय कर लेता हूँ, कैश में भी बाय किया हूँ, फ्यूचर में बाय कर लिया हूँ, तो वो हेजिंग नहीं होगा। अगर मैं कैश में बाय किया हूँ और फ्यूचर में सेल कर दिया, वो हेजिंग हो सकता है। कैश में बाय किया हूँ और ऑप्शन में पुट ऑप्शन मैंने अगर बाय कर रखा है, मैंने कैश में बाय किया और पुट ऑप्शन में बाय कर दिया, तो वो हेजिंग हो सकता है। क्योंकि अगर एक या तो ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम टाइम पे अगर ये नीचे जाएगा, मतलब सपोज कि कैश में अगर ऊपर चला गया, तो फिर क्या होगा, पुट ऑप्शन में जो आपने बाय कर रखा है उसमें नीचे जाने लगेगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। पुट ऑप्शन तभी बढ़ेगा जब मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं होगा। ये ऑप्शन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हेजिंग किसके लिए आता है? कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसी को हम हेजिंग कहते हैं। स्पेकुलेशन को आप सिंपल सा समझ लें कि प्राइस मूवमेंट को गेस करना। स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बोल लो, ये दोनों का नेचर एक ही जैसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। स्पेकुलेशन जिसको मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी भी शेयर्स का आप आगे का क्या होने वाला है, क्या मूवमेंट है, क्या चीज़ें आप गेस कर पा रहे हो, आप एक प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, और उसके हिसाब से अगर आप उस पर बाय सेल करते हो, तो उसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें मूवमेंट्स मिलेंगे मुझे। अब वो बीजेपी जीते, कांग्रेस भी जीते, आप एक नेचर समझ में आ जाता है। तो आपको पता है कि ये 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में एक मूवमेंट आ सकता है, और जो कि फेवर में आ सकता है। अगर आपको इतना लग रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, जो आप एज्यूम कर पा रहे हो। और उसी के बेसिस पे आप आज बाय करके 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का, 1 वीक का, मैक्सिमम 1 वीक, 2 वीक तक आप उसको होल्ड कर लो, और उसके बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो, या उसके बेसिस पे अगर आप काम करते हो, तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। प्रॉफिट लॉस का मैटर नहीं करता है। बट देखो, आप एज्यूम कर रहे हो तो लॉस के लिए तो एज्यूम कर नहीं रहे हो, मार्केट में हो तो प्रॉफिट के लिए हो। तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्रॉफिट का अगर कोई एजम्पशन कर पा रहे हो और उसके बेसिस पे काम करते हो, तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। ये 2 चीज़ें क्लियर है। तीसरा, अगर मैं बात करूं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस में आप उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें, उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप इक्विटी में कर रहे हैं तो इक्विटी में कर लें, सेम टाइम पे आप ऑप्शन में, फ्यूचर में कर सकते हैं। इक्विटी में भी हज़ार तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आप सेक्टर वाइज अलग अलग है। देखो, सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आईटी सेक्टर अलग हो सकता है, फार्मास्यूटिकल अलग हो सकता है, एफएमसीजी अलग हो सकता है, सारे अलग होते हैं। एनर्जी वाले अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले अलग हो सकते हैं। तो मतलब वही एनर्जी वही हो गया। तो आपको जिस भी चीज़ों में, सेक्टर में ना, आप अलग अलग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेफ इन साइड में काम करते हो तो। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन सेगमेंट में आप को भी प्रेडिक्ट कीजिए। आएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, और जाएगा तो बिल्कुल चला जाएगा। वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा, वो तुरंत आपको एक रिजल्ट दिखा देगा। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आएगा। मतलब मुझे लगा कि इस चीज़ में बात करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने का कोई मतलब नहीं था, पर मैंने ऐड इसीलिए किया ताकि थोड़ा आपको बता सकूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। आज आपको मैंने सेगमेंट बताया कौन कौन सा है, जहाँ पे 3 सेगमेंट बताए थे, आज मैंने 6 सेगमेंट आपको बताया। आपको डाइवर्सिफिकेशन बताया, स्पेकुलेशन बताया, हेजिंग बताया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि पहली बात कि सेगमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कैसे करते हैं, और उसको करने के क्या क्या चीज़ें होती है, ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को, आप लोग पता होगा, पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रेगुलर एक ही बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे लास्ट में रहेगा वो ये है कि हेजिंग कैसे होती है, हेजिंग क्या होता है,
स्पेकुलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि अगर मैं सेगमेंट के बारे में जानने की कोशिश करूं कि सेगमेंट इस मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब कितने तरह के सेगमेंट है जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसका नेचर क्या होता है। बेसिकली सेगमेंट तो सभी जान रहे हैं, बट उसका नेचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे बेसिक जिसमें बोलता हूं कि अगर कोई बिगनर है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको भी पता है कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ होता है और कैसे लगाते हैं। तो वो शेयर मार्केट में सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होता है? इक्विटी। इक्विटी को हम इक्विटी कैश भी बोलते हैं, कैश भी बोलो तो भी वही है, इक्विटी बोलो तो भी वही है। मतलब बेसिकली अगर हम समझें तो किसी भी कंपनी का अगर आप उसको इक्विटी खरीदते हैं, अगर इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो सीधा-सीधा ये है कि आप उस कंपनी का एक ओनरशिप लेते हैं। पर कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है कि ओनरशिप सबको ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने किसी का शेयर खरीदा और वो मैं उसका कंपनी का ओनरशिप ले लिया, मतलब मैं उस कंपनी का क्या हो गया, एक मैं वोटर लिस्ट में जो उसकी जो वोटिंग राइट्स होती है, वो मेरे पास आ गई है और मैं उस कंपनी का डिसीजन ले सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा कि कब एक एक इंसान कब किसी किसी कंपनी का जब वो बाय करता है, तो कब वो उस कंपनी का एक जो होता है कि आप उसमें वोटिंग करने के राइट्स आपको मिले हैं कि नहीं, में आप बेसिकली ओनरशिप आपको मिली है कि नहीं मिली है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जब बाय आप करते हैं, जब आज सपोज़ कि अभी आपने खरीदा किसी भी कंपनी शेयर को, तो आज आप नहीं बनते हो। आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपका नेचर वही है। आप वही नेचर है कि आप उसमें ओनरशिप आप लोगे क्योंकि आपने इक्विटी में किया है। पर आपको उसमें डिलीवरी लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप डिलीवरी नहीं लेंगे, वो बेसिकली शेयर आपके आपके नाम से ट्रांसफ़र अभी हुआ नहीं है। तो जब तक ये ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, तब तक आपका वो आप उस कंपनी का सही तरीके से आप वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं। वोटर लिस्ट मतलब वो जिसमें वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, वोटिंग भी सभी नहीं करते हैं, उसका क्राइटेरिया भी अलग है। पर हाँ, आप एक मोटा-मोटी अगर आप समझ लें, तो उस कंपनी का मालिकाना हक, मतलब जिसको बोलते हैं ना शेयर होल्डर मतलब शेयर को होल्ड करने वाला, जो आप उसका एक तरह से ओनरशिप आप ले लेते हो। तो आपको होल्ड वो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो ये तो आपका नेचर पे है कि अगर आप उसको डिलीवरी कब मिलती है, आपको सिंपल सा पता है कि आप उसको होल्ड कर लेते हैं। T+1 में आपको हो जाता है वो। मतलब आज अगर आपने T+1 का मीनिंग यही होता है कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया उसका नेक्स्ट वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे में, 1 है तो 1 वर्किंग डे, 2 है तो 2 वर्किंग डे। पहले T+2 आता था, पहले T+2 चलता था, अभी T+1 चल रहा है। तो ठीक है, आप उसको जैसे आप लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उस कंपनी का क्या होते हैं, ओनरशिप हो जाते हैं, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो जब भी कभी कंपनी, अगर सपोज़ कि आज आपने शेयर बाय किया है किसी भी कंपनी का और उसको आपने होल्ड करके रखा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस कंपनी क्या होगे, शेयर होल्डर होगे। अब जब भी कंपनी 3 महीने में क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट को आपको पता है, आप लोगों को मैंने वीडियो बना रखा है कि डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफ़िट का हिस्सा होता है, और वो वही वही उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बाँटती है। तो शेयर होल्डर्स को, आप अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर उस टाइम पे हैं, तो आपको उस टाइम पे आपको एक डिविडेंड के रूप में प्रॉफ़िट मिलेगा। मतलब जो भी वो डिसाइडेड होंगे, जितना वो कंपनी डिसाइड करेगी, उसके जितने भी मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें जितना भी जो डिसाइडेड होगा कि इतना इस बार इतना प्रॉफ़िट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास जितना परसेंटेज का रहेगा, आपके पास जितना शेयर्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तो चलो हो गया कि इक्विटी में किस तरह से होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इक्विटी का नेचर कैसा होता है, इक्विटी में अगर आपको ट्रेड करना है, सपोज़ कि ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप किस-किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि हम इंट्राडे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इंट्राडे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि अगर मैं शेयर्स पे अगर बाय करता हूँ, तो सिर्फ़ बाय कर सकता हूँ, सेल नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? कि अगर आपको, जैसे सपोज़ कि कोई आपके पास शेयर है ही नहीं, मतलब बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ़ में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है, हम उसी को बेच सकते हैं। पर जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं अगर बेचने की बात करूँगा, तो एक क्वेश्चन उठ जाता है ना कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं बेचूँ कैसे? पर इसमें आप इसमें भी आप सेल कर सकते हैं बिना आपके पास शेयर से। मतलब आपके पास अगर नहीं है ना शेयर, तो उसको भी बेचना चाहो तो बेच सकते हैं। पर उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने रहेंगे। तो वो मैं आपको अलग से बताऊँगा, जिसमें हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि शॉर्ट सेलिंग के कितने सारे रूल्स होते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर आपने ये ब्रेक किया तो ये हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं। एक लंबा एक प्रोसेस होता है उसमें। अगर वो सारी चीज़ें अगर आप अभी बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी सिंपल बताता हूँ कि पहले तो ये जान लीजिए कि शॉर्ट सेलिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैश में हो सकती है, बाकी सभी में हो सकती है। बाकी सब में तो होती है, कैश में भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग।
तो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हैं आप इसको। इंट्राडे मतलब आज खरीदा आज बेचा, आप कर सकते हैं। बीटीएसटी कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, बिल्कुल कर सकते हैं। एसटीबीटी कर सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, पहले बेच दिया मैंने आज और कल इसको खरीद लिया। अच्छा, सेल टू एसटीबीटी या बीटीएसटी तभी कहलाएगा जब उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में ही आप उसको कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो अगर आप नेक्स्ट वाले में करेंगे तो ही वो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कहलाएगा। बीटीएसटी कब कहलाएगा? जब पहले बाय करूँगा बाद में सेल करूँगा। एसटीबीटी कब कहलाएगा? जब पहले सेल करूँगा और बाद में उसको बाय करूँगा। तो ये समझ में आ गया। इंट्राडे कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, एसटीबीटी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, स्पेकुलेशन भी ट्रेडिंग जो होती है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो सारे कंपनी के शेयर हैं, जितने भी शेयर्स हैं वो सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी कंपनी का शेयर्स हो, रिलायंस का हो, जियो का हो, किसी भी तरह का, चाहे वो एसबीआई का हो, बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, सारे शेयर्स हैं उसमें आप सभी में आप बाय सेल कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप किस तरह का नेचर देख रहे हैं, आपको किस में आपका मतलब आपको जो देखने का परसेप्शन है ना कि हाँ चलो ये शेयर्स है जो बढ़ सकती है घट सकती है, तो आप उसी में लगाएंगे। पर हाँ, सारे सेगमेंट में कर सकते, सारे शेयर्स में कर सकते हैं। आपका नेचर मैंने बता दिया कि आप इसको इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि होल्डिंग में, अगर सेटलमेंट और होल्डिंग की बात करूं तो होल्डिंग आपको पता है कि होल्डिंग आप इसको कब तक कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि किसी भी शेयर्स कंपनी का शेयर्स अगर मैं बाय करता हूं तो मैक्सिमम इसको कितने दिनों तक मैं होल्ड कर सकता हूं, तो मेरा मानना यह है कि मैक्सिमम मतलब लाइफ टाइम। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है लाइफ मतलब किसकी, जो बाय कर रहा है उसकी या किसकी? तो जो जो खरीद रहा है उसकी लाइफ टाइम नहीं, वो आप अगर नहीं होते हैं तो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होता जाता है। पर उसकी लाइफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका नॉमिनी होता है उसको ट्रांसफ़र होता रहता है। पर इसकी बात कर रहा हूँ कि जिस कंपनी का शेयर्स आपने बाय किया है, कंपनी जब तक है, वो जब तक कंपनी स्टैब्लिश है, तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। सपोज़ कि अगर वो कंपनी 100 साल है, 200 साल है, तो आप तब तक होल्ड करके रख सकते हैं, पहला शर्त। दूसरा, आपको लॉस पूरा नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। 2 ही कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है बेसिकली। अगर कंपनी, अगर पहला तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है, जो सबसे पहले होता है वो ये कि आप उसको पहले निकाल लेते हैं, तो जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको एग्ज़िट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है। पैसे का नहीं होने का रीज़न ये है कि मैंने कोई चीज़ अगर 1000 में खरीदी थी, जो मैंने इन्वेस्टमेंट 1000 लगाया था, अब उसमें लॉस होते 1000 के आस-पास चला गया। लॉस ही हो रहा है बस, 1000 के आस-पास। जब मेरे पास फंड ही नहीं बचेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। 2 क तरीका हो गया। तीसरा ये हो गया कि कंपनी अगर वो है ही नहीं, एस्टेब्लिश नहीं है, या तो वाइंड अप हो गई या किसी भी तरह का स्ट्रिक्टली अगर उसको वाइंड अप कर दिया गया है, या जो भी रीज़न रहा होगा, अगर वो कंपनी नहीं एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहाँ से एग्जिट हो गया, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे शेयर एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो आपको लाइफ टाइम तक होल्ड करके रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ सेटलमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया कि T+1 चल रहा है। पहले ये T+2 था, अब ये T+1 है। T+1 मतलब जिस दिन ट्रेडिंग किया उसके नेक्स्ट वर्किंग डे, उस दिन में आपको ये सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर आज आप बाय करते हो तो कल के बाद आप उसको कंपनी के शेयर होल्डर्स में आ जाते हो। तो ये आपका हो गया। दूसरा, अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, अब ये दूसरे सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, रीज़न क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सबसे ज़्यादा इसी में काम करते हैं। वो ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का बेसिकली जो सेगमेंट्स है वो 2 ही चीज़ें होती हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। कैश में भी हो सकता है, मतलब इक्विटी में जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक वाले जितने शेयर्स हैं, इसमें भी हो सकता है। इसके फ्यूचर ऑप्शन का आप काम कर लो, स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन जिसको कहते हैं। उसी तरह से एक सेगमेंट होता है जिसमें हम इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे काम किया जाता है, मैं सबसे ज़्यादा उनकी बात कर रहा हूँ जिनके इन्वेस्टमेंट कम है और जो चाहते हैं कि तुरंत मूवमेंट मिले, फ्लैक्चुएशन सबसे ज़्यादा हो। देखो, कुछ लोग फ्लैक्चुएशन से डरते हैं, जिनको नॉलेज कम होती है, बट जिनको नॉलेज होता है वो हमेशा इंतज़ार करते हैं फ्लैक्चुएशन का। जितना ज़्यादा मूवमेंट, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, उतना अच्छा आप उस मार्केट में काम कर सकते हो। रीज़न कि अगर टेक्निकल कोई चार्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बन रहा है, वो टेक्निकल कोई ऐसे कैंडलस्टिक्स बन रही है जिसमें आपको लग रहा है कि ये बनने के बाद ये ऊपर या नीचे जा सकता है, तो वो बेनिफिट्स आप तभी उठा पाएंगे जब उसमें मूवमेंट रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बन रहा है, मतलब बिल्कुल चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है कि वो पैटर्न क्लियर पता है कि मुझे ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है,
जहाँ की ज़्यादातर आपके एजम्पशन सही होते हैं, पर आपका सपोज़ कि बता रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर वो मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो धीरे-धीरे एक टाइम के बाद वो ऊपर तो नहीं जाएगा, पर उसका प्रीमियम गलते-गलते वो फिर वापस नीचे आ सकता है। तो बेसिकली आपका जो रिसर्च है जिसमें आपने नॉलेज से उसको समझा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको हर किसी को चाहिए होता है जो इस मार्केट में एकदम फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, जिनको पता है कि मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, और वो डे टू डे मतलब इंट्राडे में ज़्यादा फोकस करते हैं। बेसिकली मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग मूवमेंट को इंतज़ार करते हैं कि मूवमेंट अगर हो, चाहे वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मूवमेंट होगा, आप उसमें कुछ निकालने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, आप निकाल पाओगे। तो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कौन होता है? फ्यूचर होता है और ऑप्शन होता है, दोनों चीज़ें होती है। अब इसके प्रोडक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? वो किसी भी तरह का हो सकता है। कैश सेगमेंट में जो आपने ट्रेड कर रहे थे, वही इसमें भी हो सकता है, बट कैश में नहीं रहेगा, यहाँ पे फ्यूचर रहेगा। और फ्यूचर में एक डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस ये आता है कि फ्यूचर में जैसे डेरिवेटिव्स की बात करता हूँ, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, इसमें 2-3 चीज़ें तुरंत ऐड हो जाती है। वो पहला ये है कि इसमें आप इंडिविजुअल एक शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप कैश में चाहें तो किसी भी कंपनी का आप सिंगल एक शेयर भी बाय सेल कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम आप एक शेयर बाय सेल कर सकते हो। बट फ्यूचर ऑप्शन में जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, या कैश के अलावा, मैं ये ऐसा बोलूँ कि कैश के अलावा किसी भी सेगमेंट में आप सिंगल शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ पे एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा। लॉट मतलब बंच ऑफ शेयर्स। जैसे कि एक एक बंच बना देते हैं ना कि इतने का पैकेट ही बिकेगा। जैसे आप स्टेशनरी में जाते हैं और आपको एक पेन चाहिए होता है, तो आप पेन 2 तरीके से ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल, आपको कोई भी पेन पसंद आ रहा है, आप उस पेन को लिया आपने और आप इंडिविजुअल पेन को बाय करके चले गए। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें आपको पैकेट होता है, तो वो आपको क्लियर बोलते हैं कि सर आपको ये लेना है तो आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। तो आप अच्छा, पैकेट में ऐसा नहीं होता कि सारे पैकेट से, एक पेन का पैकेट है उसमें शायद हो सकता है 5 हो, एक पेंसिल का पैकेट है हो सकता है उसमें 10 हो। तो पेन का पैकेट का जो पैकेट के अंदर में जो प्रोडक्ट है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, उसका उसी को बोलते हैं लॉट साइज़। मतलब जो पूरा पैकेट है उसको लॉट साइज़ बोलते हैं, बट जो अंदर का जो प्रोडक्ट है, कितना एक लॉट में कितना होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? जो उसको सेल करने वाला है, जो उसका ओनर है। वो जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि इसमें कितना होना चाहिए। तो अब इसी में एक और चीज़ क्लेरिफिकेशन मिल रहा है कि अगर मैं जिसकी बात करूँ कि अभी तक कन्फ्यूजन ये होता है कि लॉट साइज़ पहली चीज़ की होती क्या है, तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि मतलब अभी जो आप सिंगल शेयर बाय सेल कर रहे थे, आप सिंगल नहीं, आपको एक गुच्छे में खरीदना पड़ेगा, एक बंच में खरीदना पड़ेगा। अब वो बंच कौन तैयार करके देगा कि कितना बंच एक लॉट में कितना साइज़ होना चाहिए? क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर कंपनी का लॉट साइज़ अलग-अलग है। हर कंपनी का। रिलायंस का अलग मिलेगा, आपको एसबीआई का अलग मिलेगा, आपको एफएमसीजी का अलग मिलेगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सबका लॉट साइज़ अलग मिलेगा। इवन निफ्टी का अलग मिलेगा, बैंक निफ्टी का अलग मिलेगा। तो ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या किसी शेयर का, इसका कौन डिसाइड करेगा? जो उसका रियल ओनर है। मतलब एक तरह से प्रोमोटर इसको बोल सकते हैं कि वो प्रोमोटर है, कंपनी का प्रोमोटर है, जो उसका ओनर्स होते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लिस्टिंग करवाते हो, अपने कंपनी का जब शेयर्स को लिस्ट करवाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस टाइम उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और उस टाइम उसका अप्रूवल मिलता है कि आपके कंपनी का शेयर्स में कितने लॉट साइज़ रहेंगे, और वो जल्दी चेंज नहीं होता है। वो ना के बराबर है, चेंज नहीं होते हैं। आप ये मान के चलो कि वही रहेगा। तो सभी सेगमेंट्स का अलग-अलग लॉट साइज़ होता है। इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे कि एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है कि सपोज़ कि अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, तो रिलायंस का इक्विटी में कोई लॉट साइज़ नहीं होता है, वो इंडिविजुअल शेयर बाय सेल कर सकता हूँ। बट यही चीज़ अगर मैं फ्यूचर या ऑप्शन में करता हूँ, तो लॉट साइज़ होता है। अब लॉट साइज़ होता है तो एक चीज़ तो क्लियर होता है कि जितना लॉट साइज़ फ्यूचर में रहेगा, सेम एज़ इट इज़ उतने ही का लॉट साइज़ ऑप्शन में भी रहेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है कि फ्यूचर का लॉट साइज़ 25 का है और ऑप्शन का लॉट साइज़ 30 का है या 40 का है या 15 का है। आपको उतने का सेम मिलेगा। सेम ही लॉट साइज़ रहते हैं। तो पहला चीज़ ये हो गया डिफ़रेंस कि इसमें लॉट साइज़ आ जाते हैं। दूसरा ये हो गया कि फ्यूचर और ऑप्शन का जब भी हम ज़िक्र करते हैं, जब भी बात करते हैं डेरिवेटिव्स का, उसमें हमेशा एक और चीज़ आ जाता है, वो होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी एकदम इंक्लूड हो जाता है कि इसमें ये आप इसको लाइफ टाइम तक होल्ड करके नहीं रह सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आप इसमें अगर किसी कंपनी का फ्यूचर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर का अपने शेयर को बाय किया है, आप उस कंपनी का एक्चुअल में ओनरशिप कभी नहीं होते हैं। आप उसका इक्विटी नहीं हो। आपको ओनरशिप कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो डिविडेंड्स मिलने वाले हैं, वो डिविडेंड आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ़ प्रॉफ़िट एंड लॉस का ही मतलब रहता है।
तो बेसिकली ये चीज़ें डिफरेंस रहता है। अब इसमें और भी अगर मैं आगे जाऊँगा ऑप्शन में कि एक बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें एक्सपायरी तो ठीक है, लॉट साइज़ तो ठीक है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑप्शन को अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा तो आपको एक होता है ना कि मिक्सअप हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रोडक्ट कौन-कौन से होते हैं, वो किसी भी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, इंडेक्स में हो सकते हैं, इंडेक्स भी डेरिवेटिव्स हैं, उसके भी आप बाय सेल कर सकते हैं फ्यूचर में। ऑप्शन में भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूँ ना, इक्विटी और डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें डिफरेंस ये है कि इक्विटी सबसे लोवेस्ट रिस्क होता है, सबसे लो रिस्क होता है। अच्छा, किसी ने सब बोलते हैं कि लो रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, लो रिस्क कैसे होता है? मूवमेंट तो सब में दोनों में हो रही है, चीज़ें सब सेम ही एक तरह से देखो बाय सेल करने का पैटर्न एक ही है। तो लो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक होता है इंट्राडे और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें मतलब शॉर्ट टर्म या फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन के लिए करते हैं। तो जब भी आप इसको इंट्राडे करते हैं, तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं और ये ब्रोकर के ऊपर वैरी करेगा। ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपको लिमिट देते हैं। लिमिट कैसे देते हैं कि सपोज़ मेरे पास 10,000 है और 10 टाइम्स का लिमिट दे दिया। मतलब अब मैं जो उसका बाय कर सकता हूँ, जितने का माल खरीद सकता हूँ, कितने खरीद सकता हूँ? 1 लाख रुपए का। देखो अब उसने क्या किया, लिमिट दिया आपको, वो लालच देते हैं। ब्रोकर जो होते हैं, वो आपको लालच देते हैं। आपको लगता है कि वो आपको फ़ेवर में कर रहे हैं, बट फ़ेवर में नहीं है। वो लालच है आपको कि 10,000 का चीज़ आपका आपके पास जेब में 10,000 है, तो आपको बोल दिया कि आप एक काम करो, क्रेडिट मैंने दे दिया 10 टाइम्स का, आप 1 लाख तक का माल खरीद लो, जो आपको पसंद आता है। 1 लाख में जो भी चीज़ आती है, आप उसको बाय सेल कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इस केस में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैंने सपोज़ कि 1 लाख का मैंने शेयर्स बाय सेल कर लिया, तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम अगर इस केस में अगर मुझे नुकसान होता है, तो मैक्सिमम कितने का होगा? 1 लाख का होगा, 10,000 का होगा या कितने का होगा? तो सीधी-सी जान लो कि आपको प्रॉफ़िट के टाइम पे वो हमेशा आपके साथ हैं, बट लॉस के केसेस में आपका मैक्स टू मैक्स आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, वो जो 10,000 है, उतने ही का हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आपको लॉस मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आपके जेब में पैसा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप चाहे पोज़ीशन को एग्ज़िट करें या ना करें, आपका जो ब्रोकर है, वो ऑटोमैटिकली आपके पोज़ीशन को एग्ज़िट कर देगा। या फिर 90% जैसे आपका लॉस होने वाला होगा 90% आपके इन्वेस्टमेंट का, वो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आपको डालना, पॉपअप डालना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप अगर नहीं करते हैं, तो आपका पोज़ीशन को एग्ज़िट कर देगा। कभी भी आपका उस पैसे को पूरा लॉस होने नहीं देगा। तो ये चीज़ हो गया, इसीलिए आपका ये रिस्क कम है क्योंकि आपके पास जितना पैसे ही लगा नहीं सकते हैं। आपके पास जितना है उतने ही लगाएँगे तो रिस्क मिनिमाइज़ रहेगा। दूसरा, आप इसको लाइफ़ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। आज आपको लग रहा है कि आपको नहीं बेचना है, आपको ठीक है अभी आपको मुझे लॉस हो रहा है, मैं वेट कर सकता हूँ। पर फ्यूचर ऑप्शन में आप नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑप्शन में मैक्सिमम आप एक्सपायरी तक ही वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। और अगर उससे ज़्यादा करते हैं, एक चीज़ें होता है कैरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन होता है, अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बेनिफिट है। बेनिफिट वाले बेनिफिट उठाते हैं, बट नॉर्मल जो 1 लॉट 2 लॉट से काम करते हैं या फिर जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो भी स्टार्ट किए, उनके लिए वो चीज़ नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि कैरी फॉरवर्ड का नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, आपके लिए होता है, बट वो आपके काम का नहीं है। तो उसको छोड़ दो। मेन चीज़ रहता है कि उसमें एक्सपायरी होता है, तो मैक्सिमम आप उतने ही दिन तक होल्ड कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग है जो आपका फेवर में आना चाहिए मार्केट, वो उतने दिन के अंदर ही आना चाहिए। इसीलिए उसमें लॉस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें कम होता है कैश में। तो रिस्क की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे लो रिस्क किसमें होता है? कैश में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव में, ये मिड रिस्क है, मतलब हाई रिस्क है, सबसे हाई रिस्क है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होता है। तीसरा सेगमेंट जो होता है, 2 सेगमेंट हो गया कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव। अब तीसरा सेगमेंट हो गया कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटी में दोनों चीज़ें आ जा सकता है। कमोडिटी में आपको पता है कि एमसीएक्स भी आता है और एनसीडीएक्स भी आता है। एमसीएक्स में बेसिकली कौन-कौन से प्रोडक्ट आते हैं? तो नॉर्मल समझ लें, जितने भी मेटल्स हैं, जिस तरह के, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्ट हो गया, मेटल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर, निकल और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें किसमें आते हैं? एमसीएक्स के अंदर। एनसीडीएक्स की बात करूँ मैं, तो इसमें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आएँगे? एनसीडीएक्स में आएँगे। ये भी डेरिवेटिव सेगमेंट से ही है। ये कमोडिटी सेगमेंट है, ये भी एक तरह से डेरिवेटिव है। इसमें भी कोई शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं बनते हैं। तो इसमें भी आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें ऑप्शन में आ गया। अगर मैं एक टाइम की पहले की बात करूँ 2015-16 में, उस टाइम ऑप्शन नहीं हुआ करता था। पर अभी ऑप्शन में भी है, आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, इसके फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं।
तो ये हो गया कमोडिटी सेगमेंट। इसमें भी अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो मोस्टली कैश सेटलमेंट होता है। ये डिलीवरी के बेस्ड भी होता है कि डिलीवरी जब तक आपको लेना चाहे उसके हिसाब से होता है। डिलीवरी बेस्ड भी हो सकता है और यहाँ पे मोस्टली कैश सेटलमेंट भी होता है कि आपको उसी टाइम पे सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारी चीज़ें रूल्स होते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, पर अभी आप इतना समझ लें कि ये भी एक डेरिवेटिव सेगमेंट के जैसा ही काम करता है। फोर्थ नंबर पे जो सेगमेंट आता है वो है करेंसी। करेंसी सेगमेंट आपको भी पता है, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स बोलते हैं या करेंसी डेरिवेटिव बोलते हैं, ये भी डेरिवेटिव्स ही है। अब करेंसी में आपको दो चीज़ें होता है, एक तो आई फॉरेक्स होता है और एक तो डी फॉरेक्स होता है। दो चीज़ें होती है। आई फॉरेक्स मतलब जो इंटरनेशनल फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज होता है, और डी फॉरेक्स मतलब डोमेस्टिक जो अपने इंडियन प्रोडक्ट है उस पर कर सकते हैं। अगर डी फॉरेक्स में काम कर रहे हो तो बहुत सिंपल है, आपका जो भी डीमेट अकाउंट है आप उससे काम कर सकते हैं। डी फॉरेक्स में बेसिकली जिसके बाद आईएनआर लगा हो, आईएनआर हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका आईएनआर है, तो आप यूएसडी आईएनआर कर सकते हो, आप यूरो कर सकते हो, आप जीबीपी हो सकता है उसमें कर सकते हो, या जेपीवाई होता है। इन चार सेगमेंट बेसिकली चार हैं, इसमें आप चारों में कोई भी काम कर सकते हो। इसमें भी सेम तरह से होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन टेस्ट, मतलब पूरा ये डेरिवेटिव्स है। इसमें भी अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो ये एक्सपायरी पे कैश सेटलमेंट हो सकता है, एक्सपायरी के टाइम पे। इसमें भी सेम एक्सपायरी होती है। आप जब ट्रेड करेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर दिखेगा कि ये वाला जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो यहाँ पे यूएसडी ले रहा हूँ या फिर यूरो ले रहा हूँ, तो इसकी एक्सपायरी कौन सी है वो आपको क्लियर पता रहेगा, तो उस टाइम तक आपका सेटलमेंट हो सकता है। ये चार सेगमेंट तो आपको सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल है। पांचवा सेगमेंट कौन सा है जो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, पांचवा और छठा। पांचवा सेगमेंट मेरा मानना है कि डेप्ट या फिर बॉन्ड। डेप्ट या बॉन्ड मार्केट जो होता है इसमें आप काम कर सकते हैं। अब डेप्ट और बॉन्ड जो होता है, सबसे पहली बात की अगर मैं रिस्क की बात करूं तो सबसे मिनिमम रिस्क होता है। रीजन क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम होता है। डेप्ट की बात करूं या फिर डेप्ट या फिर बॉन्ड्स की, ये फिक्स्ड इनकम है। इसमें जो इनकम है वो वेरी नहीं करेगा, आपको पहले से पता है कि मुझे अगर मैंने इसमें अगर बाय किया है तो मुझे कितने का रिटर्न मिलेगा और कब मिलेगा, ये दोनों चीज़ें आपको पता रहेगा। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो भी करते हैं। ट्रेजरी बिल्स होती है यहाँ पे, सेवरेन गोल्ड्स जो होता है, जो गोल्ड्स में अगर आप जो काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, या तो डेप्ट या फिर डेप्ट या फिर बॉन्ड्स, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ये वही कहलाते हैं। आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे फिक्स होता है, मतलब सबसे, अगर मैं सेफ एंड साइड की बात करूँ तो सबसे सेफ है जहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, वो पहले से डिक्लेयर होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना क्या मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें मिलता है। दूसरा होता है कि रिटर्न का फिक्स होता है, सेफ होता है। रिस्क की बात करूँ, सबसे लो रिस्क होता है, इक्विटी से भी कम रिस्क होता है। इक्विटी में भी ज़्यादा रिस्क है पर इसमें इक्विटी से भी सबसे कम रिस्क होता है। तो अगर मैं अभी बात करूँ कि सबसे कम रिस्क वाला सेगमेंट कौन सा है, तो वो है डेप्ट या फिर बॉन्ड्स, इसको जो भी बोल लो आप, ये सबसे कम रिस्क वाला होता है। यूज कैसे कर सकते हैं इसको, हमेशा इसको लंबे समय के लिए करना है। आप इसको एक दिन दो दिन के लिए नहीं कर सकते। तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है इसको, और डाइवर्सिफिकेशन जब भी होता है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। 5 सेगमेंट हो गया। 6 सेगमेंट की बात करता हूँ, छठा सेगमेंट। छठा सेगमेंट ये है, इसको बोनस सेगमेंट आप समझ लो इसको, ये है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप इसको भी ईटीएफ में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप ईटीएफ में यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं, वो इंट्राडे बेसिस पे आप बाय सेल कर सकते हैं, होल्डिंग बेसिस पे बाय सेल कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे बाय सेल कर सकते हैं। इसके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, एक इंडेक्स का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, ईटीएफ हो सकता है, आरईआईटी हो सकता है। इसके बारे में आप थोड़ा देख लें, रियल इस्टेट वाला जो होता है इसमें आप काम कर सकते हैं। इसका अगर नेचर की बात करूँ, ये कितने टाइम के लिए होता है, ये भी एक थोड़ा सा लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसका जो फंड मैनेजर होता है वो आप नहीं होते हैं, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो एक्सपर्टीज होते हैं इस मार्केट के, जिसको उसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर रखा गया है, जो उस कंपनी में काम करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं आप चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा अगर समझने की बात करूं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेगमेंट का। तो सेगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, डेप्ट एंड बॉन्ड्स, जो भी बोल लो आप उसको। और चौथा 6 नंबर क्या हो गया, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ।
अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इक्विटी में क्या है, वो सारे शेयर्स में, जो भी इक्विटी शेयर्स में आप बाय करते हो उसको इक्विटी बोलते हैं। इसमें डिलीवरी में भी काम कर सकते हैं, इंट्राडे में काम कर सकते हैं। रिस्क की बात करूँ तो बहुत मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता नहीं इसमें कंपैरेटिवली डेरिवेटिव से। रिस्क तो होता है, डेरिवेटिव से कम है। अब अगर मैं कॉमन यूज़ में बात करूँ तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डेरिवेटिव्स की मैं अगर बात करूँ तो ये फ्यूचर ऑप्शन, दोनों में से कोई भी करें वो दोनों डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं इसको नेचर की बात करूँ तो ये लीवरेज ट्रेडिंग है, ये लीवरेज ट्रेडिंग के नेचर में आता है। रिस्क सबसे ज़्यादा है, हाई रिस्क में आता है। इसको आप हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, ये बात करेंगे अभी। कमोडिटी में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी एमसीएक्स या एनसीडीएक्स सभी में कर सकते हैं। इसको ट्रेडिंग या हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको। करेंसी की मैं बात करूँ तो फॉरेक्स में आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों चीज़ें होती है, इसमें भी काम कर सकते हैं। डेब्ट बॉन्ड्स में ये सेफ है, ये फिक्स्ड इनकम है, इसका नेचर फिक्स्ड है। म्यूचुअल फंड के ईटीएफ की मैं बात करूँ तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ग्रोथ के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अभी तक आपने इंतज़ार किया है वो ये है कि हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ। हेजिंग के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हेजिंग का मतलब ये होता है कि रिस्क को कम करना। अपने रिस्क को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब मीनिंग इसका समझते हैं कि हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग लॉस को, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है या लॉस चल रहा है या फिर आपको जो भी चीज़ चल रहा है, बेसिकली रिस्क कम करने के लिए हेज करते हैं। अगर रिस्क नहीं होगा तो आप हेजिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है। रिस्क कब होता है, जब हमें लॉस हो रहा होता है। तो अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका पोजीशन रिस्की है, तो आप उसमें उसी के हिसाब से आपको क्या कर सकते हैं, जैसे रिस्क चल रहा है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसको प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से एंटीवायरस टाइप का, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल, छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने इक्विटी में कोई कंपनी का शेयर्स है जिसको आपने बाय कर रखा था और जो आपको एक अच्छा खासा लॉस हो रहा है। अब आपको पता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, पर मैं उसको अभी, अगर उतना भी नीचे नहीं जाएगा कि मेरा पोजीशन पॉजिटिव में आ जाए, मतलब जो मुझे लॉस हो रही है वो पॉजिटिव में आ जाए, इतना भी नीचे नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, पर हाँ, इतना पता है, मैं मार्केट देख रहा हूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन जा सकता है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको उस रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, आप हेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। हेजिंग कैसे करेंगे? सेम कंपनी का शेयर्स है जिसमें आपने बाय किया है, जिसमें आपको लॉस हो रही है। आपने यहाँ पे बाय किया और अभी आपको प्रेडिक्ट ये हो रहा है कि वो नीचे जा सकता है। अब क्या करो, आप उसी का ऑप्शन में ट्रेड कर लो। ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है? जब मुझे मार्केट नीचे जाता है तो प्रॉफिट कब होता है? कौन सा ऑप्शन खरीदते हैं? पुट ऑप्शन। आपको क्या करना है, जो इक्विटी में लॉस हो रहा है, इक्विटी में जिसमें आपने बाय कर रखा है और उसमें लॉस हो रहा है, आप वही उसी कंपनी का, उसी शेयर्स का आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन आप बाय कर लो। अब होगा ये कि जैसे मार्केट डाउन जाएगा, आपका इक्विटी में तो लॉस होगा, पर पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये मैनेज हो जाएगा। तो अब आपका क्या हुआ कि जो मार्केट में अभी रिस्क है, फ्लक्चुएशन से जो आपको डर लग रहा है कि आप नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा और लॉस हो जाएगा, ये होगा, क्या करूँ, एग्जिट कर लूँ क्या, जिसका डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, तो उसकी जगह पे आप उसको होल्ड कर सकते हो, ये सोच के, ये देख के कि कोई बात नहीं, अगर डाउन जाएगा तो मुझे पता है डाउन जाएगा, तो मैं उसके बदले में आप सेम टाइम पे ये क्या कीजिए, आप उसको ऑप्शन में पुट ऑप्शन को बाय कर लें। पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए होगा, जैसे डाउन जाएगा ये पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट दिखाएगा, इंक्रीज करेगा वो। और जैसे ये लो हो गया, ये तो ऑलरेडी लो जा रहा था, इसमें इंक्रीज हुआ, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से हो गया, अब यहाँ से बहुत डाउन जा चुका है, अब ये मार्केट ऊपर उठ सकता है। देखो, ये प्रिडिक्शन के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। क्या आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, किस तरह का आप सोचते हो, उसी के हिसाब से चलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा ऊपर और पूरा नीचे कभी भी हो जाएगा। ये आपके बेसिस पे होता है, आपके सोच के ऊपर से, कि आपकी नॉलेज के हिसाब से कि कहाँ से आपको लग रहा है कि अब ये ऊपर जा सकता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो जो पुट ऑप्शन है उसका प्रॉफिट बुक करें, आप इसको होल्ड करें, ये आप इसको जाने दें, फिर जैसे ही जाएगा ये मिनिमाइज हो जाएगा, तब तक आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो बेसिकली हेजिंग क्या, क्यों किया जाता है और कैसे होता है? हेजिंग आपका एग्जिस्टिंग शेयर्स में जिसमें आपको लॉस हो रहा है, जिसमें रिस्क है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सेम टाइम पे आप सेम कंपनी का शेयर्स को दूसरे सेगमेंट में आप बाय कर लेते हो। अब दूसरे सेगमेंट में अगर मैं फ्यूचर में इसको बाय कर लेता हूँ, कैश में भी बाय किया हूँ, फ्यूचर में बाय कर लिया हूँ, तो वो हेजिंग नहीं होगा।
अगर मैं कैश में बाय किया हूँ और फ्यूचर में सेल कर दिए, वो हेजिंग हो सकता है। कैश में बाय किया हूँ और ऑप्शन में, पुट ऑप्शन मैंने अगर बाय कर रखा है, मैंने कैश में बाय किया और पुट ऑप्शन में बाय कर लिए, तो वो हेजिंग हो सकता है। क्योंकि अगर एक या तो ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम टाइम पे अगर ये नीचे जाएगा, मतलब सपोज कि कैश में अगर ऊपर चला गया, तो फिर क्या होगा, पुट ऑप्शन में जो आपने बाय कर रखा है उसमें नीचे जाने लगेगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। पुट ऑप्शन तभी बढ़ेगा जब मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं होगा। ये ऑप्शन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हेजिंग किसके लिए आता है, कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसी को हम हेजिंग कहते हैं। स्पेकुलेशन को आप सिंपल सा समझ लें कि प्राइस मूवमेंट को गेस करना। स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बोल लो, ये दोनों का नेचर एक ही जैसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। स्पेकुलेशन जिसको मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी भी शेयर्स का आप आगे का क्या होने वाला है, क्या मूवमेंट है, क्या चीज़ें आप गेस कर पा रहे हो, आप एक प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, और उसके हिसाब से अगर आप उस पर बाय सेल करते हो तो उसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है तो उसमें मूवमेंट्स मिलेंगे मुझे। अब वो बीजेपी जीते, कांग्रेस भी जीते, आप एक नेचर समझ में आ जाता है। तो आपको पता है कि ये 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में एक मूवमेंट आ सकता है और जो कि फेवर में आ सकता है। अगर आपको इतना लग रहा है तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, जो आप एज्यूम कर पा रहे हो। और उसी के बेसिस पे आप आज बाय करके 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का, 1 वीक का, मैक्सिमम 1 वीक, 2 वीक तक आप उसको होल्ड कर लो, और उसके बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो या उसके बेसिस पे अगर आप काम करते हो तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। प्रॉफिट लॉस का मैटर नहीं करता है। बट देखो, आप एज्यूम कर रहे हो तो लॉस के लिए तो एज्यूम कर नहीं रहे हो, मार्केट में हो तो प्रॉफिट के लिए हो। तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्रॉफिट का अगर कोई एजम्पशन कर पा रहे हो और उसके बेसिस पे काम करते हो तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। ये 2 चीज़ें क्लियर है। तीसरा, अगर मैं बात करूं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस में आप उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें, उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप इक्विटी में कर रहे हैं तो इक्विटी में कर लें, सेम टाइम पे आप ऑप्शन में, फ्यूचर में कर सकते हैं। इक्विटी में भी हज़ार तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आप सेक्टर वाइज अलग अलग है। देखो, सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आईटी सेक्टर अलग हो सकता है, फार्मास्यूटिकल अलग हो सकता है, एफएमसीजी अलग हो सकता है, सारे अलग होते हैं। एनर्जी वाले अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले अलग हो सकते हैं। तो मतलब वही एनर्जी वही हो गया। तो आपको जिस भी चीज़ों में, सेक्टर में ना, आप अलग अलग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेफ इन साइड में काम करते हो तो। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन सेगमेंट में आप को भी प्रेडिक्ट कीजिए। आएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, और जाएगा तो बिल्कुल चला जाएगा। वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा, वो तुरंत आपको एक रिजल्ट दिखा देगा। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गया। मतलब मुझे लगा कि इस चीज़ में बात करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने का कोई मतलब नहीं था, पर मैंने ऐड इसीलिए किया ताकि थोड़ा आपको बता सकूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। आज आपको मैंने सेगमेंट बताया कौन कौन सा है, जहाँ पे 3 सेगमेंट बताए थे, आज मैंने 6 सेगमेंट आपको बताया। आपको डाइवर्सिफिकेशन बताया, स्पेकुलेशन बताया, हेजिंग बताया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि पहली बात कि सेगमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कैसे करते हैं, और उसको करने के क्या क्या चीज़ें होती है, ऑप्शंस होते हैं। जिसमें कि बहुत सारे लोगों को, आप लोग पता होगा, पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रेगुलर एक ही बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे लास्ट में रहेगा वो ये है कि हेजिंग कैसे होती है, हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि अगर मैं सेगमेंट के बारे में जानने की कोशिश करूं कि सेगमेंट इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कितने तरह के सेगमेंट है जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसका नेचर क्या होता है। बेसिकली सेगमेंट तो सभी जान रहे हैं, बट उसका नेचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे बेसिक जिसमें बोलता हूं कि अगर कोई बिगनर है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको भी पता है कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ होता है और कैसे लगाते हैं। तो वो शेयर मार्केट में सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होता है, इक्विटी। इक्विटी को हम इक्विटी कैश भी बोलते हैं, कैश भी बोलो तो भी वही है, इक्विटी बोलो तो भी वही है। मतलब बेसिकली अगर हम समझें तो किसी भी कंपनी का अगर आप उसको इक्विटी खरीदते हैं,
अगर इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा सीधा ये है कि आप उस कंपनी का एक ओनरशिप लेते हैं। पर कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि ओनरशिप सबको ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने किसी का शेयर खरीदा और वो मैं उसका कंपनी का ओनरशिप ले लिया, मतलब मैं उस कंपनी का क्या हो गया, एक मैं वोटर लिस्ट में जो उसकी जो वोटिंग राइट्स होती है वो मेरे पास आ गई है और मैं उस कंपनी का डिसीजन ले सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा कि कब एक एक इंसान कब किसी किसी कंपनी का जब वो बाय करता है तो कब वो उस कंपनी का एक जो होता है कि आप उसमें वोटिंग करने के राइट्स आपको मिले हैं कि नहीं, में आप बेसिकली ओनरशिप आपको मिली है कि नहीं मिली है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जब बाय आप करते हैं, जब आज सपोज कि अभी आपने खरीदा किसी भी कंपनी शेयर को, तो आज आप नहीं बनते हो, आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपका नेचर वही है, आप वही नेचर है कि आप उसमें ओनरशिप आप लोगे क्योंकि आपने इक्विटी में किया है। पर आपको उसमें डिलीवरी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिलीवरी नहीं लेंगे वो बेसिकली शेयर आपके आपके नाम से ट्रांसफ़र अभी हुआ नहीं है। तो जब तक ये ट्रांसफ़र हुआ नहीं है तब तक आपका वो आप उस कंपनी का सही तरीके से आप वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं। वोटर लिस्ट मतलब वो जिसमें वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, वोटिंग भी सभी नहीं करते हैं, उसका क्राइटेरिया भी अलग है। पर हाँ, आप एक मोटा-मोटी अगर आप समझ लें तो उस कंपनी का मालिकाना हक, मतलब जिसको बोलते हैं ना शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर मतलब शेयर को होल्ड करने वाला, जो आप उसका एक तरह से ओनरशिप आप ले लेते हो। तो आपको होल्ड वो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो ये तो आपका नेचर पे है कि अगर आप उसको डिलीवरी कब मिलती है, आपको सिंपल सा पता है कि आप उसको होल्ड कर लेते हैं। T+1 में आपको हो जाता है वो। मतलब आज अगर आपने T+1 का मीनिंग यही होता है कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया उसका नेक्स्ट वर्किंग डे, एक वर्किंग डे में 1 है तो 1 वर्किंग डे, 2 है तो 2 वर्किंग डे। पहले T+2 आता था, पहले T+2 चलता था, अभी T+1 चल रहा है। तो ठीक है, आप उसको जैसे आप लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उस कंपनी का क्या होते हैं, ओनरशिप हो जाते हैं, आप उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो जब भी कभी कंपनी, अगर सपोज कि आज आपने शेयर बाय किया है किसी भी कंपनी का और उसको आपने होल्ड करके रखा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप उस कंपनी क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। अब जब भी कंपनी 3 महीने में क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपको पता है, आप लोगों को मैंने वीडियो बना रखा है कि डिविडेंड किसको कहते हैं। डिविडेंड मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, और वो वही वही उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। तो शेयर होल्डर्स को, आप अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर उस टाइम पे हैं तो आपको उस टाइम पे आपको एक डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जो भी वो डिसाइडेड होंगे, जितना वो कंपनी डिसाइड करेगी, उसके जितने भी मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें जितना भी जो डिसाइडेड होगा कि इतना इस बार इतना प्रॉफिट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास जितना परसेंटेज का रहेगा, आपके पास जितना शेयर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तो चलो हो गया कि इक्विटी में किस तरह से होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इक्विटी का नेचर कैसा होता है, इक्विटी में अगर आपको ट्रेड करना है, सपोज़ कि ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप किस-किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि हम इंट्राडे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इंट्राडे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि अगर मैं शेयर्स पे अगर बाय करता हूँ, तो सिर्फ़ बाय कर सकता हूँ, सेल नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? कि अगर आपको जैसे सपोज़ कि कोई आपके पास शेयर है ही नहीं, मतलब बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ़ में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है, हम उसी को बेच सकते हैं। पर जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं अगर बेचने की बात करूँगा तो एक क्वेश्चन उठ जाता है ना कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं बेचूँ कैसे? पर इसमें आप इसमें भी आप सेल कर सकते हैं बिना आपके पास शेयर के। मतलब आपके पास अगर नहीं है ना शेयर, तो उसको भी बेचना चाहो तो बेच सकते हैं। पर उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने रहेंगे। तो वो मैं आपको अलग से बताऊँगा, जिसमें हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि शॉर्ट सेलिंग के कितने सारे रूल्स होते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर आपने ये ब्रेक किया तो ये हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं। एक लंबा एक प्रोसेस होता है उसमें। अगर वो सारी चीज़ें अगर आप अभी बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी सिंपल बताता हूँ कि पहले तो ये जान लीजिए कि शॉर्ट सेलिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैश में हो सकती है, बाकी सभी में हो सकती है। बाकी सब में तो होती है, कैश में भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग। तो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हैं आप उसको। इंट्राडे मतलब आज खरीदा, आज बेचा, आप कर सकते हैं। बीटीएसटी कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, बिल्कुल कर सकते हैं। एसटीबीटी कर सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, पहले बेच दिया मैंने आज और कल इसको खरीद लिया। अच्छा, सेल टू एसटीबीटी या बीटीएसटी तभी कहलाएगा जब उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में ही आप उसको कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन जो सेकंड ट्रांजैक्शंस है, वो अगर आप नेक्स्ट वाले में करेंगे तो ही वो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कहलाएगा। बीटीएसटी कब कहलाएगा? जब पहले बाय करूँगा, बाद में सेल करूँगा। एसटीबीटी कब कहलाएगा? जब पहले सेल करूँगा और बाद में उसको बाय करूँगा। तो ये समझ में आ गया। इंट्राडे कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, एसटीबीटी कर सकते हैं।
शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, स्पेकुलेशन भी ट्रेडिंग जो होती है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन-कौन से हैं, तो सारे कंपनी के शेयर हैं। जितने भी शेयर्स हैं वो सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी। चाहे वो किसी भी कंपनी का शेयर्स हो, रिलायंस का हो, जियो का हो, किसी भी तरह का, चाहे वो एसबीआई का हो, बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, सारे शेयर्स हैं। उसमें आप सभी में आप बाय सेल कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप किस तरह का नेचर देख रहे हैं, आपको किस में आपका मतलब आपको जो देखने का परसेप्शन है ना कि हाँ चलो ये शेयर्स है जो बढ़ सकती है, घट सकती है, तो आप उसी में लगाएँगे। पर हाँ, सारे सेगमेंट में कर सकते, सारे शेयर्स में कर सकते हैं। आपका नेचर मैंने बता दिया कि आप इसको इंट्राडे, लॉन्ग टर्म ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि होल्डिंग में, अगर सेटलमेंट और होल्डिंग की बात करूँ, तो होल्डिंग आपको पता है कि होल्डिंग आप इसको कब तक कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि किसी भी शेयर्स कंपनी के शेयर्स अगर मैं बाय करता हूँ, तो मैक्सिमम इसको कितने दिनों तक मैं होल्ड कर सकता हूँ? तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम मतलब लाइफ टाइम। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है लाइफ मतलब किसकी? जो बाय कर रहा है उसकी या किसकी? तो जो जो खरीद रहा है उसकी लाइफ टाइम नहीं। वो आप अगर नहीं होते हैं तो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होता जाता है। पर उसकी लाइफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका नॉमिनी होता है उसको ट्रांसफ़र होता रहता है। पर इसकी बात कर रहा हूँ कि जिस कंपनी का शेयर्स आपने बाय किया है, कंपनी जब तक है, वो जब तक कंपनी एस्टेब्लिश है, तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। सपोज़ कि अगर वो कंपनी 100 साल है, 200 साल है, तो आप तब तक होल्ड करके रख सकते हैं, पहला शर्त। दूसरा, आपको लॉस पूरा नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। 2 ही कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है बेसिकली। अगर कंपनी, अगर पहला तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है, जो सबसे पहले होता है वो ये कि आप उसको पहले निकाल लेते हैं, तो जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको एग्ज़िट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है। पैसे का नहीं होने का रीज़न ये है कि मैंने कोई चीज़ अगर 1000 में खरीदी थी, जो मैंने इन्वेस्टमेंट 1000 लगाया था। अब उसमें लॉस होते 1000 के आस-पास चला गया। लॉस ही हो रहा है बस, 1000 के आस-पास। जब मेरे पास फंड ही नहीं बचेगा तो वो खत्म हो जाएगा। 2 क तरीका हो गया। तीसरा ये हो गया कि कंपनी अगर वो है ही नहीं, एस्टेब्लिश नहीं है, या तो वाइंड अप हो गई या किसी भी तरह का स्ट्रिक्टली अगर उसको वाइंड अप कर दिया गया है, या जो भी रीज़न रहा होगा, अगर वो कंपनी नहीं एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहाँ से एग्जिट हो गया, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे शेयर एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो आपको लाइफ टाइम तक होल्ड करके रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ सेटलमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया कि T+1 चल रहा है। पहले ये T+2 था, अब ये T+1 है। T+1 मतलब जिस दिन ट्रेडिंग किया उसके नेक्स्ट वर्किंग डे, उस दिन में आपको ये सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर आज आप बाय करते हो तो कल के बाद आप उसको कंपनी के शेयर होल्डर्स में आ जाते हो। तो ये आपका हो गया। दूसरा, अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, अब ये दूसरे सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, रीज़न क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सबसे ज़्यादा इसी में काम करते हैं। वो ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का बेसिकली जो सेगमेंट्स है, वो 2 ही चीज़ें होती हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। कैश में भी हो सकता है, मतलब इक्विटी में जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक वाले जितने शेयर्स हैं, इसमें भी हो सकता है। इसके फ्यूचर ऑप्शन का आप काम कर लो, स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन जिसको कहते हैं। उसी तरह से एक सेगमेंट होता है जिसमें हम इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे काम किया जाता है। मैं सबसे ज़्यादा उनकी बात कर रहा हूँ जिनके इन्वेस्टमेंट कम है और जो चाहते हैं कि तुरंत मूवमेंट मिले, फ्लैक्चुएशन सबसे ज़्यादा हो। देखो, कुछ लोग फ्लैक्चुएशन से डरते हैं, जिनको नॉलेज कम होती है, बट जिनको नॉलेज होता है वो हमेशा इंतज़ार करते हैं फ्लैक्चुएशन का। जितना ज़्यादा मूवमेंट, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, उतना अच्छा आप उस मार्केट में काम कर सकते हो। रीज़न कि अगर टेक्निकल कोई चार्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बन रहा है, वो टेक्निकल कोई ऐसे कैंडलस्टिक्स बन रही है जिसमें आपको लग रहा है कि ये बनने के बाद ये ऊपर या नीचे जा सकता है, तो वो बेनिफिट्स आप तभी उठा पाएँगे जब उसमें मूवमेंट रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बन रहा है, मतलब बिल्कुल चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है कि वो पैटर्न पे क्लियर पता है कि मुझे ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। जहाँ की ज़्यादातर आपके एजम्पशन सही होते हैं। पर आपका सपोज़ कि बता रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर वो मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो धीरे-धीरे एक टाइम के बाद वो ऊपर तो नहीं जाएगा, पर उसका प्रीमियम गलते-गलते वो फिर वापस नीचे आ सकता है। तो बेसिकली आपका जो रिसर्च है, जिसमें आपने नॉलेज से उसको समझा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको, हर किसी को चाहिए होता है जो इस मार्केट में एकदम फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, जिनको पता है कि मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, और वो डे टू डे मतलब इंट्राडे में ज़्यादा फोकस करते हैं। बेसिकली मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग मूवमेंट को इंतज़ार करते हैं कि मूवमेंट अगर हो, चाहे वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मूवमेंट होगा, आप उसमें कुछ निकालने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, आप निकाल पाओगे।
तो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कौन होता है, फ्यूचर होता है और ऑप्शन होता है, दोनों चीज़ें होती है। अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है। कैश कैश सेगमेंट में जो आपने ट्रेड कर रहे थे वही इसमें भी हो सकता है, बट कैश में नहीं रहेगा, यहाँ पे फ्यूचर रहेगा। और फ्यूचर में एक डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस ये आता है कि फ्यूचर में जैसे डेरिवेटिव्स की बात करता हूँ, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, इसमें दो तीन चीज़ें तुरंत ऐड हो जाती है। वो पहला ये है कि इसमें आप इंडिविजुअल एक शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप कैश में चाहें तो किसी भी कंपनी का आप सिंगल एक शेयर भी बाय सेल कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम आप एक शेयर बाय सेल कर सकते हो। बट फ्यूचर ऑप्शन में जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, या कैश के अलावा, मैं ये ऐसा बोलूँ कि कैश के अलावा किसी भी सेगमेंट में आप सिंगल शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ पे एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा। लॉट मतलब बंच ऑफ शेयर्स। जैसे कि एक एक बंच बना देते हैं ना कि इतने का पैकेट ही बिकेगा। जैसे आप स्टेशनरी में जाते हैं और आपको एक पेन चाहिए होता है, तो आप पेन दो तरीके से ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल, आपको कोई भी पेन पसंद आ रहा है, आप उस पेन को लिया आपने और आप इंडिविजुअल पेन को बाय करके चले गए। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें आपको पैकेट होता है, तो वो आपको क्लियर बोलते हैं कि सर आपको ये लेना है तो आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। तो आप अच्छा, पैकेट में ऐसा नहीं होता कि सारे पैकेट से, एक पेन का पैकेट है उसमें शायद हो सकता है 5 हो, एक पेंसिल का पैकेट है हो सकता है उसमें 10 हो। तो पेन का पैकेट का जो पैकेट के अंदर में जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, उसका उसी को बोलते हैं लॉट साइज़। मतलब जो पूरा पैकेट है उसको लॉट साइज़ बोलते हैं, बट जो अंदर का जो प्रोडक्ट है कितना, एक लॉट में कितना होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? जो उसको सेल करने वाला है, जो उसका ओनर है। वो जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कंपनी डिसाइड करती है कि इसमें कितना होना चाहिए। तो अब इसी में एक और चीज़ क्लेरिफिकेशन मिल रहा है कि अगर मैं जिसकी बात करूं कि अभी तक कन्फ्यूजन ये होता है कि लॉट साइज़ पहली चीज़ की होती क्या है, तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि मतलब अभी जो आप सिंगल शेयर बाय सेल कर रहे थे, आप सिंगल नहीं, आपको एक गुच्छे में खरीदना पड़ेगा, एक बंच में खरीदना पड़ेगा। अब वो बंच कौन तैयार करके देगा कि कितना बंच, एक लॉट में कितना साइज़ होना चाहिए? क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर कंपनी का लॉट साइज़ अलग-अलग है। हर कंपनी का, रिलायंस का अलग मिलेगा, आपको एसबीआई का अलग मिलेगा, आपको एफएमसीजी का अलग मिलेगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सबका लॉट साइज अलग मिलेगा। इवन निफ्टी का अलग मिलेगा, बैंक निफ्टी का अलग मिलेगा। तो ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या किसी शेयर का, इसका कौन डिसाइड करेगा? जो उसका रियल ओनर है। मतलब एक तरह से प्रोमोटर इसको बोल सकते हैं कि वो प्रोमोटर है, कंपनी का प्रोमोटर है, जो उसका ओनर्स होते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लिस्टिंग करवाते हो अपने कंपनी का, जब शेयर्स को लिस्ट करवाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस टाइम उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और उस टाइम उसका अप्रूवल मिलता है कि आपके कंपनी का शेयर्स में कितने लॉट साइज रहेंगे। और वो जल्दी चेंज नहीं होता है, वो ना के बराबर है, चेंज नहीं होते हैं। आप ये मान के चलो कि वही रहेगा। तो सभी सेगमेंट्स का अलग अलग लॉट साइज होता है। इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है कि सपोज़ कि अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, तो रिलायंस का इक्विटी में कोई लॉट साइज़ नहीं होता है, वो इंडिविजुअल शेयर बाय सेल कर सकता हूँ। बट यही चीज़ अगर मैं फ्यूचर या ऑप्शन में करता हूँ तो लॉट साइज़ होता है। अब लॉट साइज़ होता है तो एक चीज़ तो क्लियर होता है कि जितना लॉट साइज़ फ्यूचर में रहेगा, सेम एज़ इट इज़ उतने ही का लॉट साइज़ ऑप्शन में भी रहेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है कि फ्यूचर का लॉट साइज़ 25 का है और ऑप्शन का लॉट साइज़ 30 का है या 40 का है या 15 का है। आपको उतने का सेम मिलेगा, सेम ही लॉट साइज रहते हैं। तो पहला चीज़ ये हो गया डिफरेंस कि इसमें लॉट साइज आ जाते हैं। दूसरा ये हो गया कि फ्यूचर और ऑप्शन का जब भी हम जिक्र करते हैं, जब भी बात करते हैं डेरिवेटिव्स का, उसमें हमेशा एक और चीज़ आ जाता है, वो होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी एकदम इंक्लूड हो जाता है कि इसमें ये आप इसको लाइफ टाइम तक होल्ड करके नहीं रह सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आप इसमें अगर किसी कंपनी का फ्यूचर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर का अपने शेयर को बाय किया है, आप उस कंपनी का एक्चुअल में ओनरशिप कभी नहीं होते हैं। आप उसका इक्विटी नहीं हो। आपको ओनरशिप कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो डिविडेंड्स मिलने वाले हैं, वो डिविडेंड आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही मतलब रहता है। तो बेसिकली ये चीज़ें डिफरेंस रहता है। अब इसमें और भी अगर मैं आगे जाऊँगा ऑप्शन में कि एक बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें एक्सपायरी तो ठीक है, लॉट साइज़ तो ठीक है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑप्शन को अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा तो आपको एक होता है ना कि मिक्सअप हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रोडक्ट कौन-कौन से होते हैं? वो किसी भी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, इंडेक्स में हो सकते हैं, इंडेक्स भी डेरिवेटिव्स हैं, उसके भी आप बाय सेल कर सकते हैं फ्यूचर में। ऑप्शन में भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूँ ना, इक्विटी और डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें डिफरेंस ये है कि इक्विटी सबसे लोवेस्ट रिस्क होता है, सबसे लो रिस्क होता है।
अच्छा, किसी ने सब बोलते हैं कि लो रिस्क होता है, लो रिस्क होता है। लो रिस्क कैसे होता है? मूवमेंट तो सब में, दोनों में हो रही है, चीज़ें सब सेम ही एक तरह से देखो बाय सेल करने का पैटर्न एक ही है। तो लो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक होता है इंट्राडे और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें मतलब शॉर्ट टर्म या फिर दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए करते हैं। तो जब भी आप इसको इंट्राडे करते हैं तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं, और ये ब्रोकर के ऊपर वैरी करेगा। ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपको लिमिट देते हैं। लिमिट कैसे देते हैं कि सपोज मेरे पास 10,000 है और 10 टाइम्स का लिमिट दे दिया, मतलब अब मैं जो उसका बाय कर सकता हूँ, जितने का माल खरीद सकता हूँ, कितने खरीद सकता हूँ, 1,00,000 रुपये का। देखो अब उसने क्या किया, लिमिट दिया आपको, वो लालच देते हैं। ब्रोकर जो होते हैं वो आपको लालच देते हैं, आपको लगता है कि वो आपको फेवर में कर रहे हैं, बट फेवर में नहीं है, वो लालच है आपको कि 10,000 का चीज़ आपका, आपके पास जेब में 10,000 है, तो आपको बोल दिया कि आप एक काम करो, क्रेडिट मैंने दे दिया 10 टाइम्स का, आप 1,00,000 तक का माल खरीद लो, जो आपको पसंद आता है, 1,00,000 में जो भी चीज़ आती है आप उसको बाय सेल कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इस केस में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैंने सपोज कि 1,00,000 का मैंने शेयर्स बाय सेल कर लिया, तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम अगर इस केस में अगर मुझे नुकसान होता है तो मैक्सिमम कितने का होगा? 1,00,000 का होगा, 10,000 का होगा, या कितने का होगा? तो सीधी सी जान लो कि आपको प्रॉफिट के टाइम पे वो हमेशा आपके साथ हैं, बट लॉस के केसेस में आपका मैक्स टू मैक्स आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, वो जो 10,000 उतने ही का हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आपको लॉस मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आपके जेब में पैसा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप चाहे पोजीशन को एग्जिट करें या ना करें, आपका जो ब्रोकर है ऑटोमेटिकली आपके पोजीशन को एग्जिट कर देगा। या फिर 90% जैसे आपका लॉस होने वाला होगा, 90% आपके इन्वेस्टमेंट का, वो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आपको डालना, पॉपअप डालना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप अगर नहीं करते हैं तो आपका पोजीशन को एग्जिट कर देगा, कभी भी आपका उस पैसे को पूरा लॉस होने नहीं देगा। तो ये चीज़ हो गया, इसीलिए आपका ये रिस्क कम है, क्योंकि आपके पास जितना पैसे ही लगा नहीं सकते हैं, आपके पास जितना है उतने ही लगाएंगे, तो रिस्क मिनिमाइज रहेगा। दूसरा, आप इसको लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। आज आपको लग रहा है कि आपको नहीं बेचना है, आपको ठीक है अभी आपका मुझे लॉस हो रहा है, मैं वेट कर सकता हूँ, पर फ्यूचर ऑप्शन में आप नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑप्शन में मैक्सिमम आप एक्सपायरी तक ही वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। और अगर उससे ज़्यादा करते हैं, एक चीज़ें होता है कैरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन होता है, अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बेनिफिट है। बेनिफिट वाले बेनिफिट उठाते हैं, बट नॉर्मल जो 1 लॉट 2 लॉट से काम करते हैं, या फिर जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो भी स्टार्ट किए, उनके लिए वो चीज़ नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि कैरी फॉरवर्ड का नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, आपके लिए होता है, बट वो आपके काम का नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो मेन चीज़ रहता है कि उसमें एक्सपायरी होता है, तो मैक्सिमम आप उतने ही दिन तक होल्ड कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग है जो आपका फेवर में आना चाहिए मार्केट, वो उतने दिन के अंदर ही आना चाहिए, इसीलिए उसमें लॉस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें कम होता है कैश में। तो रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो सबसे लो रिस्क इसमें होता है कैश में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव में, ये मिड रिस्क है, मतलब हाई रिस्क है, सबसे हाई रिस्क है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होता है। तीसरा सेगमेंट जो होता है, 2 सेगमेंट हो गया कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव। अब तीसरा सेगमेंट हो गया कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटी में दोनों चीज़ें आ जा सकता है। कमोडिटी में आपको पता है कि एमसीएक्स भी आता है और एनसीडीएक्स भी आता है। एमसीएक्स में बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो नॉर्मल समझ लें, जितने भी मेटल्स हैं जिस तरह के, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्ट हो गया, मेटल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, निकल और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, एमसीएक्स के अंदर। एनसीडीएक्स की बात करूँ मैं, तो इसमें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगे, एनसीडीएक्स में आएंगे। ये भी डेरिवेटिव सेगमेंट ही है, ये कमोडिटी सेगमेंट है, ये भी एक तरह से डेरिवेटिव है, इसमें भी कोई शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं बनते हैं। तो इसमें भी आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें ऑप्शन में आ गया। अगर मैं एक टाइम की पहले की बात करूँ 2015-16 में, उस टाइम ऑप्शन नहीं हुआ करता था, पर अभी ऑप्शन में भी है, आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, इसके फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया कमोडिटी सेगमेंट। इसमें भी अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो मोस्टली कैश सेटलमेंट होता है। ये डिलीवरी के बेस्ड भी होता है कि डिलीवरी जब तक आपको लेना चाहे उसके हिसाब से होता है। डिलीवरी बेस्ड भी हो सकता है और यहाँ पे मोस्टली कैश सेटलमेंट भी होता है कि आपको उसी टाइम पे सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारी चीज़ें, रूल्स होते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। पर अभी आप इतना समझ लें कि ये भी एक डेरिवेटिव सेगमेंट के जैसा ही काम करता है। 4th नंबर पे जो सेगमेंट आता है वो है करेंसी। करेंसी सेगमेंट आपको भी पता है, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स बोलते हैं या करेंसी डेरिवेटिव बोलते हैं, ये भी डेरिवेटिव्स ही है। अब करेंसी में आपको 2 चीज़ें होता है, एक तो आई फॉरेक्स होता है और एक तो डी फॉरेक्स होता है, 2 चीज़ें होती है।
आई फॉरेक्स मतलब जो इंटरनेशनल फॉरेक्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज होता है, और डी फॉरेक्स मतलब डोमेस्टिक जो अपने इंडियन प्रोडक्ट है उस पर कर सकते हैं। अगर डी फॉरेक्स में काम कर रहे हो तो बहुत सिंपल है, आपका जो भी डीमेट अकाउंट है आप उससे काम कर सकते हैं। डी फॉरेक्स में बेसिकली जिसके बाद आईएनआर लगा हो, आईएनआर हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका आईएनआर है, तो आप यूएसडी आईएनआर कर सकते हो, आप यूरो कर सकते हो, आप जीबीपी हो सकता है उसमें कर सकते हो, या जेपीवाई होता है। इन 4 सेगमेंट बेसिकली 4 हैं, इसमें आप चारों में कोई भी काम कर सकते हो। इसमें भी सेम तरह से होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन टेस्ट है, मतलब पूरा ये डेरिवेटिव्स है। इसमें भी अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो ये एक्सपायरी पे कैश सेटलमेंट हो सकता है, एक्सपायरी के टाइम पे। इसमें भी सेम एक्सपायरी होती है। आप जब ट्रेड करेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर दिखेगा कि ये वाला जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो यहाँ पे यूएसडी ले रहा हूँ या फिर यूरो ले रहा हूँ, तो इसकी एक्सपायरी कौन सी है वो आपको क्लियर पता रहेगा, तो उस टाइम तक आपका सेटलमेंट हो सकता है। ये 4 सेगमेंट तो आपको सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल है। 5वां सेगमेंट कौन सा है जो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, 5वां और 6ठा। 5वां सेगमेंट मेरा मानना है कि डेप्ट या फिर बॉन्ड। डेप्ट या बॉन्ड मार्केट जो होता है इसमें आप काम कर सकते हैं। अब डेप्ट और बॉन्ड जो होता है, सबसे पहली बात की अगर मैं रिस्क की बात करूं तो सबसे मिनिमम रिस्क होता है। रीजन क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम होता है। डेप्ट की बात करूं या फिर डेप्ट या फिर बॉन्ड्स की, ये फिक्स्ड इनकम है। इसमें जो इनकम है वो वेरी नहीं करेगा, आपको पहले से पता है कि मुझे अगर मैंने इसमें अगर बाय किया है तो मुझे कितने का रिटर्न मिलेगा और कब मिलेगा, ये दोनों चीज़ें आपको पता रहेगा। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो भी करते हैं। ट्रेजरी बिल्स होती है यहाँ पे, सेवरेन गोल्ड्स जो होता है, जो गोल्ड्स में अगर आप जो काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, या तो डेप्ट या फिर डेप्ट या फिर बॉन्ड्स, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ये वही कहलाते हैं। आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे फिक्स होता है, मतलब सबसे अगर मैं सेफ एंड साइड की बात करूँ तो सबसे सेफ है जहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, वो पहले से डिक्लेयर होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना क्या मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें मिलता है। दूसरा होता है कि रिटर्न का फिक्स होता है, सेफ होता है। रिस्क की बात करूँ सबसे लो रिस्क होता है, इक्विटी से भी कम रिस्क होता है। इक्विटी में भी ज़्यादा रिस्क है पर इसमें इक्विटी से भी सबसे कम रिस्क होता है। तो अगर मैं अभी बात करूँ कि सबसे कम रिस्क वाला सेगमेंट कौन सा है, तो वो है डेब्ट या फिर बॉन्ड्स, इसको जो भी बोल लो आप, ये सबसे कम रिस्क वाला होता है। यूज कैसे कर सकते हैं इसको, हमेशा इसको लंबे समय के लिए करना है। आप इसको 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं कर सकते। तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है इसको, और डाइवर्सिफिकेशन जब भी होता है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। 5 सेगमेंट हो गया। 6 सेगमेंट की बात करता हूँ, छठा सेगमेंट। छठा सेगमेंट ये है, इसको बोनस सेगमेंट आप समझ लो इसको, ये है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप इसको भी ईटीएफ में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप ईटीएफ में यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं, और इंट्राडे बेसिस पे आप बाय सेल कर सकते हैं, होल्डिंग बेसिस पे बाय सेल कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे बाय सेल कर सकते हैं। इसके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, एक इंडेक्स का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, ईटीएफ हो सकता है, आरईआईटी हो सकता है। इसके बारे में आप थोड़ा देख लें, रियल इस्टेट वाला जो होता है इसमें आप काम कर सकते हैं। इसका अगर नेचर की बात करूँ, ये कितने टाइम के लिए होता है, ये भी एक थोड़ा-सा लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसका जो फंड मैनेजर होता है, वो आप नहीं होते हैं, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, जो एक्सपर्टीज़ होते हैं इस मार्केट के, जिसको उसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर रखा गया है, जो उस कंपनी में काम करते हैं। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं आप चार्ट के हिसाब से थोड़ा-सा अगर समझने की बात करूँ, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेगमेंट का। तो सेगमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं? इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, डेब्ट एंड बॉन्ड्स, जो भी बोल लो आप उसको। और चौथा 6 नंबर क्या हो गया? म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इक्विटी में क्या है, वो सारे शेयर्स में, जो भी इक्विटी शेयर्स में आप बाय करते हो उसको इक्विटी बोलते हैं। इसमें डिलीवरी में भी काम कर सकते हैं, इंट्राडे में काम कर सकते हैं। रिस्क की बात करूँ तो बहुत मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता नहीं इसमें, कंपैरेटिवली डेरिवेटिव से। रिस्क तो है, डेरिवेटिव से कम है। अब अगर मैं कॉमन यूज़ में बात करूँ तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डेरिवेटिव्स की मैं अगर बात करूँ तो ये फ्यूचर ऑप्शन, दोनों में से कोई भी करें वो दोनों डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं इसको नेचर की बात करूँ तो ये लीवरेज ट्रेडिंग है, ये लीवरेज ट्रेडिंग के नेचर में आता है। रिस्क सबसे ज़्यादा है, हाई रिस्क में आता है। इसको आप हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है।
हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, ये बात करेंगे अभी। कमोडिटी में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी एमसीएक्स या एनसीडीएक्स सभी में कर सकते हैं। इसको ट्रेडिंग या हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको। करेंसी की मैं बात करूँ तो फॉरेक्स में आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों चीज़ें होती है, इसमें भी काम कर सकते हैं। डेब्ट बॉन्ड्स में ये सेफ है, ये फिक्स्ड इनकम है, इसका नेचर फिक्स्ड है। म्यूचुअल फंड के ईटीएफ की मैं बात करूँ तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ग्रोथ के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अभी तक आपने इंतज़ार किया है वो ये है कि हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ। हेजिंग के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हेजिंग का मतलब ये होता है कि रिस्क को कम करना। अपने रिस्क को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब मीनिंग इसका समझते हैं कि हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग लॉस को, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है या लॉस चल रहा है या फिर आपको जो भी चीज़ चल रहा है, बेसिकली रिस्क कम करने के लिए हेज करते हैं। अगर रिस्क नहीं होगा तो आप हेजिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है। रिस्क कब होता है? जब हमें लॉस हो रहा होता है। तो अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका पोजीशन रिस्की है, तो आप उसमें उसी के हिसाब से आपको क्या कर सकते हैं, जैसे रिस्क चल रहा है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसको प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से एंटीवायरस टाइप का, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल, छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने इक्विटी में कोई कंपनी का शेयर है जिसको आपने बाय कर रखा था और जो आपको एक अच्छा खासा लॉस हो रहा है। अब आपको पता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, पर मैं उसको अभी, अगर उतना भी नीचे नहीं जाएगा कि मेरा पोजीशन पॉजिटिव में आ जाए, मतलब जो मुझे लॉस हो रही है वो पॉजिटिव में आ जाए, इतना भी नीचे नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, पर हाँ, इतना पता है, मैं मार्केट देख रहा हूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन जा सकता है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको उस रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, आप हेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। हेजिंग कैसे करेंगे? सेम कंपनी का शेयर्स है जिसमें आपने बाय किया है, जिसमें आपको लॉस हो रही है। आपने यहाँ पे बाय किया और अभी आपको प्रेडिक्ट ये हो रहा है कि वो नीचे जा सकता है। आप क्या करो, आप उसी का ऑप्शन में ट्रेड कर लो। ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है? जब मुझे मार्केट नीचे जाता है तो प्रॉफिट कब होता है? कौन सा ऑप्शन खरीदते हैं? पुट ऑप्शन। आपको क्या करना है, जो इक्विटी में लॉस हो रहा है, इक्विटी में जिसमें आपने बाय कर रखा है और उसमें लॉस हो रहा है, आप वही उसी कंपनी का, उसी शेयर्स का आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन आप बाय कर लो। अब होगा ये कि जैसे मार्केट डाउन जाएगा, आपका इक्विटी में तो लॉस होगा, पर पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये मैनेज हो जाएगा। तो अब आपका क्या हुआ कि जो मार्केट में अभी रिस्क है, फ्लक्चुएशन से जो आपको डर लग रहा है कि आप नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा और लॉस हो जाएगा, ये होगा, क्या करूँ, एग्जिट कर लूँ क्या, जिसका डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, तो उसकी जगह पे आप उसको होल्ड कर सकते हो, ये सोच के, ये देख के कि कोई बात नहीं, अगर डाउन जाएगा तो मुझे पता है डाउन जाएगा, तो मैं उसके बदले में आप सेम टाइम पे ये क्या कीजिए, आप उसको ऑप्शन में पुट ऑप्शन को बाय कर लें। पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए होगा, जैसे डाउन जाएगा ये पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट दिखाएगा, इंक्रीज करेगा वो। और जैसे ये लो हो गया, ये तो ऑलरेडी लो जा रहा था, इसमें इंक्रीज हुआ, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से हो गया, अब यहाँ से बहुत डाउन जा चुका है, अब ये मार्केट ऊपर उठ सकता है। देखो, ये प्रिडिक्शन के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। क्या आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, किस तरह का आप सोचते हो, उसी के हिसाब से चलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा ऊपर और पूरा नीचे कभी भी हो जाएगा। ये आपके बेसिस पे होता है, आपके सोच के ऊपर से, कि आपकी नॉलेज के हिसाब से कि कहाँ से आपको लग रहा है कि अब ये ऊपर जा सकता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो जो पुट ऑप्शन है उसका प्रॉफिट बुक करें, आप इसको होल्ड करें, ये आप इसको जाने दें, फिर जैसे ही जाएगा ये मिनिमाइज हो जाएगा, तब तक आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो बेसिकली हेजिंग क्या, क्यों किया जाता है और कैसे होता है? हेजिंग आपका एग्जिस्टिंग शेयर्स में जिसमें आपको लॉस हो रहा है, जिसमें रिस्क है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सेम टाइम पे आप सेम कंपनी का शेयर्स को दूसरे सेगमेंट में आप बाय कर लेते हो। अब दूसरे सेगमेंट में अगर मैं फ्यूचर में इसको बाय कर लेता हूँ, कैश में भी बाय किया हूँ, फ्यूचर में बाय कर दिया हूँ, तो वो हेजिंग नहीं होगा। अगर मैं कैश में बाय किया हूँ और फ्यूचर में सेल कर दिया, वो हेजिंग हो सकता है। कैश में बाय किया हूँ और ऑप्शन में, पुट ऑप्शन मैंने अगर बाय कर रखा है, मैंने कैश में बाय किया और पुट ऑप्शन में बाय कर दिया, तो वो हेजिंग हो सकता है। क्योंकि अगर एक या तो ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम टाइम पे अगर ये नीचे जाएगा, मतलब सपोज कि कैश में अगर ऊपर चला गया, तो फिर क्या होगा, पुट ऑप्शन में जो आपने बाय कर रखा है उसमें नीचे जाने लगेगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। पुट ऑप्शन तभी बढ़ेगा जब मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं होगा। ये ऑप्शन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हेजिंग किसके लिए आता है? कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसी को हम हेजिंग कहते हैं।
स्पेकुलेशन को आप सिंपल सा समझ लें कि प्राइस मूवमेंट को गेस करना है। स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बोल लो, ये दोनों का नेचर एक ही जैसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। स्पेकुलेशन जिसको मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी भी शेयर्स का आप आगे का क्या होने वाला है, क्या मूवमेंट है, क्या चीज़ें आप गेस कर पा रहे हो, आप एक प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, और उसके हिसाब से अगर आप उस पे बाय सेल करते हो तो उसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है तो उसमें मूवमेंट्स मिलेंगे मुझे। अब वो बीजेपी जीते, कांग्रेस भी जीते, आप एक नेचर समझ में आ जाता है। तो आपको पता है कि ये 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में एक मूवमेंट आ सकता है और जो कि फेवर में आ सकता है। अगर आपको इतना लग रहा है तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, जो आप एज्यूम कर पा रहे हो। और उसी के बेसिस पे आप आज बाय करके 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का, 1 वीक का, मैक्सिमम 1 वीक, 2 वीक तक आप उसको होल्ड कर लो, और उसके बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो या उसके बेसिस पे अगर आप काम करते हो तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। प्रॉफिट लॉस का मैटर नहीं करता है। बट देखो, आप एज्यूम कर रहे हो तो लॉस के लिए तो एज्यूम कर नहीं रहे हो, मार्केट में हो तो प्रॉफिट के लिए हो। तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्रॉफिट का अगर कोई एजम्पशन कर पा रहे हो और उसके बेसिस पे काम करते हो तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। ये 2 चीज़ें क्लियर है। तीसरा, अगर मैं बात करूं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस में आप उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें, उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप इक्विटी में कर रहे हैं तो इक्विटी में कर लें, सेम टाइम पे आप ऑप्शन में, फ्यूचर में कर सकते हैं। इक्विटी में भी हज़ार तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आप सेक्टर वाइज अलग अलग है, देखो सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आईटी सेक्टर अलग हो सकता है, फार्मास्यूटिकल अलग हो सकता है, एफएमसीजी अलग हो सकता है, सारे अलग होते हैं। एनर्जी वाले अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले अलग हो सकते हैं। तो मतलब वही एनर्जी वही हो गया। तो आपको जिस भी चीज़ों में, सेक्टर में ना, आप अलग अलग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेफ इन साइड में काम करते हो तो। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन सेगमेंट में आप को भी प्रेडिक्ट कीजिए। आएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा और जाएगा तो बिल्कुल चला जाएगा। वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा, वो तुरंत आपको एक रिजल्ट दिखा देगा। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। मतलब मुझे लगा कि इस चीज़ में बात करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने का कोई मतलब नहीं था, पर मैंने ऐड इसीलिए किया ताकि थोड़ा आपको बता सकूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। आज आपको मैंने सेगमेंट बताया कौन कौन सा है, जहाँ पे 3 सेगमेंट बताए थे, आज मैंने 6 सेगमेंट आपको बताया। आपको डाइवर्सिफिकेशन बताया, स्पेकुलेशन बताया, हेजिंग बताया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।